रेसिडेंशियल स्वीट में रंगीन रात का नजारा फर्श से छत तक की विशाल खिड़की से दिख रहा था, जो रात के आसमान के तारों की तरह शानदार और चमकदार था। अभय राठौर ने एक ही घूंट में 100 का ग्लास खत्म किया। फिर उसकी नजर अपने फोन पर गई। आपने 1.31 मिलियन रुपए खर्च किए हैं और आपको 131 लाल पैकेट मिले हैं। क्या आप सभी लेना चाहते हैं? अभय को ये लाल पैकेट तभी मिल गए थे जब वह गुआजन सेंटर में था। हालांकि उसने उन्हें तुरंत स्वीकार नहीं किया था, क्योंकि अभय को पता नहीं था कि उसे क्या मिलेगा। इस समय उसके मन में कोई दुविधा नहीं थी। हाँ, डिंग, बधाई हो, आपको 100 रुपए मिले हैं। डिंग, बधाई हो, आपको 99 रुपए मिले हैं। डिंग, बधाई हो, आपको प्रोफेसर स्तर का गणितीय अनुभव मिला है। डिंग, बधाई हो, आपको पूर्ण एकाग्रता की क्षमता मिली है और इस तरह आप आसानी से कठिन प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। 5% संभावना है कि अंतर्ज्ञान की एक चमक पैदा होगी। एक केंद्रित और गंभीर व्यक्ति सबसे आकर्षक होता है। डिंग, बधाई हो, आपको 10,000 रुपए मिले हैं। डिंग, बधाई हो, आपको जयपुरी शहर की कुंदन इमारत का ऑफिस ब्लॉक 1 मिला है। 131 लाल पैकेटों में से अभय को कुल 5 लाख रुपए मिले। फिर उसने अपने प्रोफेसर स्तर के गणितीय अनुभव और पूर्ण एकाग्रता पर ध्यान केंद्रित किया। प्रोफेसर स्तर का गणितीय अनुभव, काश यह मेरे पास तब होता जब मैं स्कूल में था। पूर्ण एकाग्रता, यह बहुत अच्छा लगता है। जब अभय ने सिर उठाया तो उसने देखा कि सामने कॉफी टेबल पर संपत्ति के कागजात का एक ढेर पड़ा था। 131 लाल पैकेटों में से अभय को कुल 5 लाख रुपए मिले। फिर उसने अपने प्रोफेसर स्तर के गणितीय अनुभव और पूर्ण एकाग्रता पर ध्यान केंद्रित किया। प्रोफेसर स्तर का गणितीय अनुभव, काश यह मेरे पास तब होता जब मैं स्कूल में था। पूर्ण एकाग्रता, ये बहुत अच्छा लगता है। जब अभय ने सिर उठाया तो उसने देखा कि सामने कॉफी टेबल पर संपत्ति के कागजात का एक ढेर पड़ा था। कुंदन इमारत, लेवल 1, E201, क्षेत्रफल 200 वर्ग मीटर। संपत्ति, मालिक अभय राठौर। कुंदन इमारत, लेवल 1, E202, क्षेत्रफल 150 वर्ग मीटर। संपत्ति, मालिक अभय राठौर। अभय ने इन कागजातों को देखा और एक अजीब भाव दिखाया। कुंदन इमारत, क्या ये वही जगह नहीं है जहाँ मैं काम करता हूँ? ट्रिंग ट्रिंग ट्रिंग। उसी समय अभय के फोन की घंटी जोर से बजी। अभय, तुम आज काम पर क्यों नहीं आए? मनीष देसाई की आवाज फोन से आई। तब अभय को याद आया कि आज काम करने का समय है। ओह, मैं तुम्हें बताना भूल गया था कि मैं इस्तीफा दे रहा हूँ, अभय ने कहा। भले ही यह सब नहीं हुआ होता, अभय ने पहले ही इस्तीफा देने के बारे में सोच लिया था। अब योजना को आगे बढ़ा दिया गया। इस्तीफा? मनीष देसाई एक पल के लिए हक्का बक्का रह गया। ठीक है, फिर अगर तुम्हारे पास समय हो तो आओ और हैंडओवर की प्रक्रिया पूरी कर लो, वरना सुपरवाइजर शायद तुम्हारी पिछले महीने की तनख्वाह काट लेंगे। ठीक है, मैं 2 दिनों में आ जाऊंगा, अभय ने कहा। अभय को स्वाभाविक रूप से वेतन की कोई परवाह नहीं थी। हालांकि वह हमेशा से ऐसा व्यक्ति रहा था जो शुरू किए गए काम को पूरा करता था। अगर वह हैंडओवर की प्रक्रिया नहीं करता तो उसका काम संभालने वाले व्यक्ति को परेशानी होती। उसने फोन रखा तो उसका फोन वाइब्रेट हुआ। ये प्रिया मेहता की तरफ से एक व्हाट्सएप फोटो थी। फोटो में उसका खूबसूरत चेहरा था और हार्ट ऑफ द डीप सी उसके गोरे गले में दिख रहा था। वह पूरी तरह से एक शानदार रोशनी से चमक रही थी, रहस्यमय और सुंदर। प्रिया मेहता, मुझे ये बहुत पसंद आया, धन्यवाद। अभय, हमारे बीच धन्यवाद कहने की कोई जरूरत नहीं है। यह अच्छा है कि तुम्हें यह पसंद आया। प्रिया मेहता, परियोजना कल से आधिकारिक तौर पर शुरू हो जाएगी। मैं कुछ समय के लिए बहुत व्यस्त रहूंगी, इसलिए शायद मैं तुम्हारे साथ मुंबई घूमने नहीं जा पाऊंगी, अभय ने जवाब दिया। कोई बात नहीं, तुम अपना काम करो। हालांकि तुम्हें काम और आराम में संतुलन बनाना होगा। अभय, यह सही समय भी है। मुझे कल कुछ काम के मामलों को निपटाने के लिए शायद जयपुरी वापस जाना पड़ेगा। मैं भविष्य में तुमसे मिलने के लिए मुंबई वापस आऊंगा, प्रिया मेहता ने जवाब दिया। ठीक है। जयपुरी शहर की कुंदन इमारत में चांगकुई ने किराए के अनुबंध को देखा और बुदबुदाया। 2 महीने में यह खत्म हो जाएगा। चलो संपत्ति प्रबंधन के श्रीमान विवेक सिंह के पास जाकर अगले साल के लिए अनुबंध का नवीनीकरण करें। मुझे उम्मीद है कि कीमत बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगी, कहते हुए चांगकुई कार्यालय से बाहर चला गया और सीधे कुंदन इमारत की सबसे ऊपरी मंजिल पर चला गया। विवेक जी, बहुत समय हो गया, आप क्या काम कर रहे हैं? चांगकुई ने मुस्कान के साथ पूछा। मैं कुछ अनुबंध और दस्तावेजों को छांट रहा हूँ, विवेक सिंह ने कहा। वैसे क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? निदेशक चांग, क्या मैं आपके साथ चाय भी नहीं पी सकता विवेक जी? चांगकुई हंसा। कहते हुए चांगकुई ने प्रीमियम चाय का एक जार निकाला और कहा, यह प्रीमियम चाय है जिसे मेरा दोस्त वो यी से लाया था। हालांकि मैं वास्तव में चाय नहीं पीता, इसलिए मैं इसे आपके लिए लाया हूँ ताकि आप इसे चख सकें। विवेक सिंह एक चाय प्रेमी थे और जब उन्होंने प्रीमियम चाय देखी तो उनकी आंखें चमक उठी। चांगकुई ने जारी रखा, वैसे हमारी कंपनी का किराया 2 महीने में खत्म हो जाएगा। विवेक जी, क्या आपको लगता है कि हमें अनुबंध का नवीनीकरण करना चाहिए? विवेक सिंह ने लाचारी से कहा। निदेशक चांग, आज आपकी यात्रा व्यर्थ हो सकती है। कुंदन इमारत पहले ही किसी और को बेच दी गई है। आपने इसे किसी और को बेच दिया? चांगकुई की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि वह इतना हैरान था। कुंदन इमारत जयपुरी शहर के केंद्र में स्थित थी, जहां जमीन का हर इंच सोने के बराबर था। पूरी कुंदन इमारत की अनुमानित कीमत 1 बिलियन तक थी। चांगकुई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि किस तरह का व्यक्ति इतनी बड़ी राशि निकाल सकता है। हाँ, सही है, विवेक सिंह ने सिर हिलाया और कहा। तो नए मालिक के आने के बाद ही हम अनुबंध के नवीनीकरण पर चर्चा कर सकते हैं। विवेक जी, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि कुंदन इमारत किसने खरीदी है? चांगकुई ने पूछा। विवेक सिंह एक पल के लिए हिचकिचाया, फिर कहा, आप कभी तो जान ही जाएंगे, तो मैं आपको पहले बता देता हूँ। कहते हुए विवेक सिंह ने दराज से एक दस्तावेज निकाला। चांगकुई ने जल्दी से इसे पलटा और आश्चर्य से कहा,
अभय राठौर, इमारत खरीदने वाला व्यक्ति इतना युवा है। अगले दिन प्रिया मेहता को एक संदेश भेजने के बाद अभय ने फर्स्ट क्लास का टिकट खरीदा और जयपुरी शहर वापस आ गया। दोपहर का समय हो चुका था। अभय ने कंपनी जाने का फैसला नहीं किया। इसके बजाय वह हिल्टन होटल वापस आया और अगली सुबह काम सौंपने की तैयारी की। जब वह हिल्टन होटल की लॉबी में गया तो वह बड़े पोस्टरों से आकर्षित हुआ। अंतर्राष्ट्रीय गणितीय अनुसंधान और चर्चा सम्मेलन आपका स्वागत करता है। जयपुरी विश्वविद्यालय के गणित विभाग के डीन हु चुआन, हंजोंग विश्वविद्यालय के गणित विभाग के प्रोफेसर फांग जिंगतांग। जब 22N P 22N MP में 2 एक अभाज्य संख्या है। अभय ने अपने सामने वाले लोगों के परिचय पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। हालांकि जब उसने पीछे की गणित की समस्या देखी तो उसे रुचि हुई। अभय ने एक पल के लिए सोचा, फिर उसके पास रखी कलम उठाई और चौड़े हस्ताक्षर बोर्ड पर जल्दी से लिखा, PMP 21 A, PMP 21 N1। थप 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 पूरी लॉबी में एक के बाद एक तेज कलम चलने की आवाजें भर गईं। शुरुआत में अभय की लिखने की गति बहुत तेज थी। हालांकि जो की कल्पना एक विश्व स्तरीय समस्या थी, यहाँ तक कि अभय के प्रोफेसर स्तर के गणितीय अनुभव के साथ भी वह जल्द ही अटक गया और उसकी लिखने की गति धीमी हो गई। यह एक उबड़ खाबड़ पहाड़ी सड़क की तरह था जिसे पार करना मुश्किल था। हालांकि अभय को कठिनाइयों को चुनौती देना पसंद था और उसने कभी हार नहीं मानी। वह चुपचाप गणना करता रहा। डिंग। पूर्ण एकाग्रता से अंतर्ज्ञान की एक चमक पैदा हुई। तुरंत ऐसा लगा जैसे अभय को एक जोड़ी पंख मिल गए हों। उसकी पहले से धीमी हुई लिखने की गति और भी तेज हो गई। हिल्टन होटल के बाहर कुछ पुरुष और महिलाएं सूट और चमड़े के जूते पहने हुए, जो बहुत परिष्कृत और सुरुचिपूर्ण लग रहे थे, आगे बढ़ रहे थे। जयपुरी विश्वविद्यालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय और जयपुरी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के शिक्षक, प्रोफेसर और नेता सभी सेमिनार में भाग लेंगे। क्या आपने स्थान और भोजन तैयार कर लिया है? गणित विभाग के डीन हु चुआन ने पूछा। राष्ट्रपति हु, चिंता न करें, मैंने सभी लॉजिस्टिक्स की तैयारी कर ली है। मैं गारंटी देता हूँ कि यह अंतर्राष्ट्रीय गणित सम्मेलन एक भव्य आयोजन होगा, हुआंग जिहाओ ने कहा। हम सभी जानते हैं कि डीन हु ने जो की कल्पना के शोध में एक बड़ा कदम उठाया है। मुझे विश्वास है कि यह सेमिनार निश्चित रूप से देश या यहाँ तक कि दुनिया में भी सनसनी फैलाएगा। वे मुस्कुराते हुए हिल्टन होटल की ओर चले। अगले ही पल सभी के कदम अचानक रुक गए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने हॉल में एक नौजवान को हस्ताक्षर बोर्ड पर तेजी से गणनाएं लिखते हुए पाया। यह देखकर हर्ष के माथे पर पसीना आ गया। वह बहुत घबरा गया। उसने अभी अभी डीन हु चुआन को बताया था कि वह इस अंतर्राष्ट्रीय गणित सम्मेलन को एक भव्य आयोजन बना देगा। पलक झपकते ही हस्ताक्षर बोर्ड पर लिखा गया था। डीन हु चुआन की उसके बारे में धारणा कैसे बदलेगी? तब तब इस समय 2 नौजवान जो छात्रों की तरह लग रहे थे दूर से आए। जब उन्होंने हु चुआन, हर्ष और अन्य लोगों को देखा तो वे अपनी गति बढ़ाने से खुद को रोक नहीं पाए। मैंने तुम्हें स्थान से जाने के लिए कहा था, हर्ष ने धीमी आवाज में पूछा। यह व्यक्ति अचानक कहाँ से आ गया? हमारे पेट में अभी थोड़ा दर्द हो रहा था, इसलिए हम बाथरूम गए थे, लंबा लड़का समझाया। पेट में दर्द? ही देखो, हस्ताक्षर बोर्ड का क्या हाल हो गया है। हर्ष ने सामने की ओर इशारा किया। दोनों छात्रों ने जल्दी से हस्ताक्षर बोर्ड की दिशा में देखा। कोई इस पर एल्गोरिथम क्यों लिख रहा होगा? लंबे लड़के ने कहा। कोई इस पर अंकगणित का सूत्र क्यों लिखेगा? जल्दी से उसे रोको, हर्ष ने डांटा। दोनों छात्रों ने आखिरकार प्रतिक्रिया दी और आगे बढ़े। इस क्षण हु चुआन, जो तब से चुप थे, ने कहा, उसे परेशान मत करो। हर्ष और उसके 2 छात्र एक पल के लिए रुक गए। उनके चेहरे भ्रम से भरे थे। हालांकि हु चुआन ने ज्यादा कुछ नहीं समझाया। वह बस अभय, जो गणनाएं लिख रहा था, को जलती हुई आंखों से घूरते रहे। प्रोफेसर सोन गोताओ, जो उनके बगल में खड़े थे, भी खुद को देखने से रोक नहीं पाए। अगले ही पल उनकी पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गईं, क्योंकि उन्होंने आश्चर्य से कहा, वह जो की कल्पना को हल करने की कोशिश कर रहा है। गोताओ, जो उनके बगल में खड़े थे, भी खुद को देखने से रोक नहीं पाए। अगले ही पल उनकी पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गईं, क्योंकि उन्होंने आश्चर्य से कहा, वह जो की कल्पना को हल करने की कोशिश कर रहा है। प्रोफेसर सोन, क्या आपको लगता है कि वह जो की कल्पना को हल कर सकता है? एक युवा शिक्षक, सोनिया ने पूछा। उसने इसे पहले ही हल कर लिया है, हु चुआन ने उत्साह से कहा। उसी क्षण अभय ने अपना अंतिम उत्तर लिखा। जब 22N P 22 MP में 2 E, जो एक अभाज्य संख्या है। क्लिक। फिर अभय ने कलम नीचे रखी और सीधे लिफ्ट की ओर चला गया। वह अपने कमरे में आराम करने जा रहा था। 2 घंटे की उड़ान के बाद उसने एक गणित की समस्या हल की थी। वह थोड़ा थक गया था। हु चुआन तेजी से उसके पीछे दौड़ा। जब उसने अभय का चेहरा देखा तो वह अपने चेहरे पर सदमे को छिपा नहीं पाया। उसके बाद उसने खुद पहल करके हाथ बढ़ाया और कहा, नमस्ते, क्या मैं आपका कुछ मिनट ले सकता हूँ? मैं हु चुआन हूँ, जयपुरी विश्वविद्यालय के गणित विभाग का डीन। पहले हु चुआन ने अभय की पीठ से अनुमान लगाया था कि वह अपेक्षाकृत युवा होगा। हालांकि उसने इतनी कम उम्र का होने की उम्मीद नहीं की थी। वह शायद उन 2 स्नातक छात्रों से भी छोटा था जिन्होंने आज जगह स्थापित की थी। बड़ों का सम्मान करना और छोटों का ध्यान रखना देश का एक पारंपरिक गुण था। हु चुआन 50 साल से अधिक उम्र के थे, फिर भी उन्होंने उसके साथ विनम्रता से व्यवहार किया। अभय ने स्वाभाविक रूप से विनम्रता से जवाब दिया। उसने हाथ बढ़ाया और उससे हाथ मिलाया। नमस्ते, मैं अभय राठौर हूँ। श्रीमान अभय, ये कल्पना करना कठिन है कि आपने इतनी कम उम्र में अभाज्य संख्याओं का इस हद तक अध्ययन किया है। आपने तो जो की कल्पना भी हल कर दी है। हु चुआन ने भावुकता से आह भरी। मुझे आश्चर्य है कि आप किस विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं, श्रीमान अभय? हु चुआन ने संकोच पूर्वक पूछा। मैं प्रोफेसर नहीं हूँ, अभय ने मुस्कुराते हुए कहा। जब हु चुआन ने यह सुना तो वह न केवल निराश नहीं हुआ, बल्कि और भी उत्साहित हो गया।
श्रीमान अभय, क्या आप जयपुरी विश्वविद्यालय में गणित के प्रोफेसर बनने में रुचि रखते हैं? हू चुआन ने उत्सुकता से कहा। अभय एक पल के लिए चकित रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि हू चुआन ऐसा आमंत्रण देंगे। हू चुआन ने अभय की हिचकिचाहट देखी और कहा, श्रीमान अभय, चिंता न करें, जयपुरी विश्वविद्यालय आपको निश्चित रूप से सबसे अच्छा प्रस्ताव देगा। साथ ही अगर आपकी कोई अन्य मांगे हैं तो आप हमें बता सकते हैं, हम उन्हें पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। निदेशक हूँ, आपने मुझे गलत समझा। अभय ने समझाया, मैं प्रोफेसर नहीं बन सकता क्योंकि मैंने सिर्फ हाई स्कूल तक पढ़ाई की है। इससे कुछ भी प्रभावित नहीं होता है। हू चुआन ने तुरंत कहा, आपकी गणित की क्षमता के साथ आपको इसे साबित करने के लिए किसी प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। अधिकांश लोगों के लिए शिक्षा वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण थी। हालांकि वह एक ऐसा व्यक्ति था जिसने अभाज्य संख्याओं का इस हद तक अध्ययन किया था। इसके अलावा जिस नौजवान ने सीधे जो की कल्पना को हल किया था, वह स्पष्ट रूप से कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। कोई नहीं जानता था कि भविष्य में उसकी कितनी महान उपलब्धियां होंगी। अब जब हू चुआन को आखिरकार उसके जैसा कोई व्यक्ति मिला था, तो उसे स्वाभाविक रूप से इस अवसर का अच्छी तरह से उपयोग करना था। अभय हू चुआन की आंखों में ईमानदारी देख सकता था। वह अपनी नौकरी छोड़ने की तैयारी कर रहा था और नहीं जानता था कि वह भविष्य में क्या करने जा रहा था। इसके अलावा अभय भी विश्वविद्यालय जीवन की प्रतीक्षा कर रहा था। यह सोचते हुए अभय ने आखिरकार अपना मुंह खोला और कहा, मुझे जयपुरी विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बनने के बारे में भूल जाइए। हालांकि अगर आप मुझे जयपुरी विश्वविद्यालय में पढ़ने दें तो शायद मुझे थोड़ी रुचि हो। प्रोफेसर को कक्षाएं लेनी पड़ती थी। इसके बारे में सोचना ही परेशानी भरा था। यह स्पष्ट था कि एक छात्र बनना अभय की पसंद के अनुसार था। वह आराम से, स्वतंत्र और अनियंत्रित था। जब हू चुआन ने अभय के वाक्य का पहला आधा हिस्सा सुना तो उसका चेहरा पछतावे से भर गया। हालांकि अभय के वाक्य का दूसरा आधा हिस्सा सुनने के बाद उसका बूढ़ा चेहरा एक सिकुड़े हुए कागज की तरह था। वह मुस्कुराया और खुशी से कहा, ठीक है, मैं बाद में आपके प्रवेश की प्रक्रिया में मदद करूंगा। वास्तव में हू चुआन के प्रभाव के साथ भी एक हाई स्कूल पास छात्र के लिए जयपुरी विश्वविद्यालय में गणित का प्रोफेसर बनना मुश्किल होगा। हालांकि एक विशेष छात्र को भर्ती करना बहुत आसान होगा। दोनों में अच्छी बनी। हू चुआन ने कहा, वैसे श्रीमान अभय, जयपुरी प्रांत के कई विश्वविद्यालयों के प्रोफेसर और शिक्षक सभी गणित सेमिनार में भाग लेने के लिए होटल आएंगे। मुझे आश्चर्य है कि क्या आप मंच पर आकर अभाज्य संख्या और जो की कल्पना के बारे में समझा सकते हैं? अभय ने जम्हाई ली, शायद नहीं, मुझे अपने कमरे में वापस जाकर सोना है। मैं इसमें शामिल नहीं होऊंगा। एक आम व्यक्ति के लिए कई डीन और प्रोफेसरों के सामने भाषण देना निश्चित रूप से एक बहुत ही दुर्लभ अवसर था। हालांकि अभय को थोड़ा और सोना पसंद था। हू चुआन को थोड़ा पछतावा हुआ, लेकिन उसने अभय को मजबूर नहीं किया। अभय प्रेसिडेंशियल स्वीट में गया और गर्म पानी से नहाया। फिर उसने 1 लाख रुपए खर्च किए और वेटर को सी फूड दावत और एक बोतल एक्सो लाने के लिए कहा। डिंग, आपने 1 लाख रुपए खर्च किए हैं और आपको 10 लाल पैकेट मिले हैं। क्या आप सभी लेना चाहते हैं? हाँ, अभय ने पुष्टि पर क्लिक किया। डिंग, बधाई हो, आपको 19,999 रुपए मिले हैं। डिंग, बधाई हो, आपको 2,000 रुपए मिले हैं। डिंग, बधाई हो, आपको 10,000 रुपए मिले हैं। अभय को 10 लाल पैकेटों से कुल 1,12,500 रुपए मिले। दूसरे शब्दों में उसने एक बड़ी दावत पर पैसे खर्च किए, लेकिन उसने 1 लाख रुपए से अधिक वापस कमा लिए। अभय ने बैंक से आए संदेश को देखा और उसके चेहरे पर एक अजीब भाव आ गया। दिल खोलकर खाने और पीने के बाद अभय नरम बिस्तर पर लेट गया और संतुष्टि में सो गया। अगले दिन सूरज की एक गर्म किरण खिड़की से होकर बिस्तर पर पड़ी। अभय ने उनींदापन में अपनी आंखें खोली और आदत के अनुसार अपना फोन उठाया। स्क्रीन पर पहले से ही बैंक का एक अपठित संदेश था। मर्चेंट बैंक से सूचना, आपके खाते में 70 लाख रुपए जमा किए गए हैं। अभय उठा, तैयार हुआ और नाश्ता करने के लिए नीचे रेस्तरां में गया। उसके बाद उसने लैम्बोर्गिनी चालू की और कुंदन इमारत की ओर तेजी से निकल गया। रास्ते में उसने स्वाभाविक रूप से कई लोगों की तिरछी नजरें आकर्षित की। कुंदन इमारत की 7वीं मंजिल पर फ्लाइंग हार्ट लिमिटेड में अभी अभी एक सिल्वर ग्रे सुपर कार पार्किंग में आई है। नुकीले चेहरे वाली प्रियंका ने कहा, आह, यह अफसोस की बात है कि मैंने कार में बैठे अरबपति को नहीं देखा। उसकी आवाज पछतावे से भरी थी और उसके चेहरे पर यादों का भाव था, मानो उसने कुछ 100 मिलियन रुपए खो दिए हों। लेकिन मुझे लगता है कि वह अरबपति एक लंबा, सुंदर और संपूर्ण आदमी होगा। उसने एक पल के लिए रुककर कहा। गोल चेहरे वाली सोनिया ने जवाब दिया, मुझे नहीं पता कि वह अरबपति कैसा दिखता है, लेकिन वह सुपर कार वास्तव में शानदार है। वह बहुत शानदार है। इस समय अभय बेपरवाही से चल और कहा, यह सिर्फ कार, बड़ी बात नहीं है। प्रियंका ने अपनी आंख के कोने से उसे देखा और तिरस्कार से कहा, बड़ी बात नहीं, मुझे डर है कि तुम उस सुपर कार के पहियों को भी नहीं खरीद, फिर भी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। यह कहने के बाद प्रियंका अपनी ऊंची एड़ी के जूते पहनकर आगे बढ़ी, मानो वह अभय के पास। स्कूल की घंटी बजने के बाद बैकपैक्स लिए युवा छात्रों का एक
आगे बढ़ी। मानो वह अभय के पास जितनी देर रहेगी उसकी हैसियत उतनी ही कम होगी। प्रियंका ने अपने चेहरे और शरीर का इस्तेमाल करके सहकर्मियों से काम में मदद करने के लिए विनती की। हालांकि अभय के सामने उसकी सारी चालें पूरी तरह से बेकार थीं। इससे प्रियंका बहुत नाखुश थी। वास्तव में वह अभय से नफरत करती थी। अभय उस तरह का आदमी था जो कभी भी ऐसा कुछ नहीं करता था जो उसे नहीं करना चाहिए। इसके अलावा प्रियंका एक ऐसी महिला थी जिसका चेहरा और शरीर सिर से पांव तक पूरी तरह से बदल गया था। वह उसकी मदद क्यों करेगा? मैं उसका पिता नहीं हूँ, मैं क्यों मदद करूँ? अभय अपने कार्यालय में गया और तुरंत दस्तावेजों को व्यवस्थित किया। उसने उन्हें अपने सहकर्मियों को सौंप दिया। वह मुड़ा और जाने ही वाला था कि उसने प्रियंका को प्रबंधक जरीन, जो एक भयंकर दिखने वाले चेहरे वाले थे, के बगल में खड़ा देखा। वह कुछ फुसफुसा रही थी। फिर जरीन आगे बढ़ा और कहा, अभय तुम इस्तीफा देना चाहते हो? हाँ, अभय ने लापरवाही से कहा, मुझे तुम्हारे सौंपे गए दस्तावेजों को देखने दो। जरीन ने दस्तावेजों को उठाया और लापरवाही से उन्हें पलटा। तुम क्या बकवास सौंप रहे हो? उसने गुस्से में चिल्लाया। जल्दी से वापस जाओ और इन दस्तावेजों को ठीक करो। कहते हुए उसने दस्तावेज अभय की ओर फेंक दी। अभय की आंखें ठंडी हो गईं और वह किनारे पर हट गया। जरीन ने देखा कि अभय हट गया था और ऐसा लगा कि उसकी गरिमा को चुनौती दी गई है। उसने मेज पर एक और दस्तावेज उठाया और उसे फिर से अभय की ओर फेंक दिया। अभय का शरीर लहराया क्योंकि उसने एक बार फिर सफलतापूर्वक इसे चकमा दिया। इस आदमी ने उस पर बार बार हमला किया था। क्या वह सचमुच सोचता था कि अभय एक दबंग था? अभय की आंखें ठंडी हो गईं और वह किनारे पर हट गया। जरीन ने देखा कि अभय हट गया था और ऐसा लगा कि उसकी गरिमा को चुनौती दी गई है। उसने मेज पर एक और दस्तावेज उठाया और उसे फिर से अभय की ओर फेंक दिया। अभय का शरीर लहराया क्योंकि उसने एक बार फिर सफलतापूर्वक इसे चकमा दिया। इस आदमी ने उस पर बार बार हमला किया था। क्या वह सचमुच सोचता था कि अभय एक दबंग था? अभय का चेहरा ठंडा था। उसने एक कांच का कप उठाया और जरीन के सिर पर मार दिया। धड़ाम, कांच टूट गया और खून बह निकला। जरीन का मजबूत शरीर सीधे जमीन पर गिर गया और एक गेंद की तरह सिकुड़ गया। उसने अपना सिर पकड़ रखा था और लगातार रो रहा था। आह, मेरा सिर गूंज रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। ऑफिस में खून की हल्की गंध धीरे धीरे फैल गई। जरीन अभी भी अपने खून बहते सिर को पकड़े हुए था। उसे उठने में बहुत मेहनत लगी। अभय, तुम बहुत कायर हो। वह अभय को डांट ही रहा था कि वह दूसरे के ठंडे चेहरे से डर गया। उसने अपने शब्दों को बदल दिया। तब तुमने मुझे मारा? मारा? मैंने तुम्हें कब मारा? अभय ने शांति से कहा। कहते हुए वह जरीन की ओर चला गया। अभय की गति और चाल सभी बेहद सामान्य थे। हालांकि जरीन इतना डर गया था कि वह पीछे हट गया और घबराहट में कहा, मेरे पास मत आओ। साथ ही उसकी आंखें मदद के लिए ऑफिस में चारों ओर देखती रहीं। हालांकि जरीन कंपनी में दबंग था और उसके कोई सामाजिक संबंध नहीं थे। कोई भी उसकी मदद करने के लिए क्यों तैयार होगा? अगर तुम ऐसा करते रहे तो मैं पुलिस को बुलाने वाला हूँ, जरीन ने डर में चिल्लाया। हालांकि ऐसा लग रहा था कि अभय ने उसे बिल्कुल नहीं सुना क्योंकि वह आगे बढ़ता रहा। तप तप तप। इस समय बाहर भारी कदमों की आवाज थी। फिर चांगकुई, जो सूट और चमड़े के जूते पहने हुए थे, अंदर आ गए। उन्होंने अव्यवस्थित कार्यालय को देखा और माथे पर शिकन डाली। क्या हुआ? अभय की हरकतें पहले प्रियंका को डरा चुकी थी। वह एक कोने में छिपी हुई थी और आवाज करने की हिम्मत नहीं कर रही थी। इस समय चांगकुई की आवाज सुनने के बाद प्रियंका का भाव थोड़ा बदल गया और उसने जल्दी से अपना चेहरा दिखाया। निदेशक चांग, मुझे पता है कि क्या हुआ। अभय नामक कर्मचारी इस्तीफा देना चाहता है, इसलिए प्रबंधक जरीन ने उसे नियमों के अनुसार अपना काम सौंपने के लिए कहा। हालांकि अभय ने लापरवाही से काम किया। प्रबंधक जरीन ने उसे फिर से करने के लिए कहा। अंत में अभय इतना गुस्सा हो गया कि उसने प्रबंधक जरीन को पीटा। जब प्रियंका ने यह कहा तो उसने कमजोर और डरा हुआ रूप भी धारण कर लिया। यह उसकी पुरुषों को अपनी ओर आकर्षित करने की सामान्य चाल थी ताकि वह उनके करीब आ सके। अतीत में प्रियंका के पास चांगकुई को लुभाने के लिए इस चाल का उपयोग करने का कोई मौका नहीं था। अब जब वह आखिरकार उनसे मिली थी तो वह स्वाभाविक रूप से उन्हें चूकना नहीं चाहती थी। इस समय प्रियंका पहले ही चांगकुई के साथ एक सुंदर जीवन की कल्पना करने लगी थी। निदेशक, आपको मेरी मदद करनी होगी, जरीन रोया। जब चांगकुई ने यह सुना तो उसकी भौहें और भी सिकुड़ गईं। यह लड़ाई के कारण नहीं था, ऐसा इसलिए था क्योंकि उसे लगा कि उसने अभय नाम पहले सुना है। अगले ही पल चांगकुई की पुतलियां सिकुड़ गईं क्योंकि वह अभय की ओर चला गया। उसने थोड़ा झुककर हाथ बढ़ाया। नमस्ते श्रीमान अभय। चांगकुई को आखिरकार याद आया कि उसने अभय नाम कहाँ सुना था। कुंदन इमारत के नए मालिक का नाम अभय था। वास्तव में उसने कल अभय की तस्वीर भी देखी थी। प्रियंका ने देखा कि चांगकुई अभय से इतने अच्छे लहजे में बात कर रहा था। एक अच्छा लहजा नहीं, यह सिर्फ एक अच्छा लहजा नहीं था, वास्तव में यहाँ तक कि सम्मान का एक हल्का निशान भी था। प्रियंका ने कुछ सोचा और समझाया। निदेशक, आपने शायद उन्हें किसी और के लिए गलती से समझा। अभय सिर्फ हमारी कंपनी का एक साधारण कर्मचारी है। उसने अभी अभी प्रबंधक जरीन को भी मारा। वह बहुत असभ्य है, कृपया सावधान रहें, कहीं आपको चोट न लग जाए। कुंदन इमारत के मालिक को उसके चेहरे पर असभ्य कह रही है। उसकी हिम्मत कैसे हुई? अगर प्रियंका ने अभय को उसके साथ अनुबंध के नवीनीकरण से इनकार करने का कारण बनाया तो उसे कितना नुकसान होगा। जब चांगकुई ने यह सोचा तो उसे गुस्से का एक विस्फोट महसूस हुआ। अगर अभय उसके सामने नहीं होता तो चांगकुई ने प्रियंका को डांटा होता।
अभय को किसी और के लिए गलती से समझना यह असंभव था। अभय का नाम और रूप रंग बिल्कुल वही था जो उसने कल देखा था। अभय के ब्रांडेड कपड़े यह दिखाने के लिए पर्याप्त थे कि वह एक साधारण व्यक्ति नहीं था। इसके अलावा चांग कोई एक नजर में बता सकता था कि अभय एक वेचेरॉन कॉन्स्टेंटिन 2DL पहन रहा था, जो 10 मिलियन की एक लग्जरी घड़ी थी। यह सब इंगित करता था कि उसके सामने वाला व्यक्ति निश्चित रूप से कुंदन इमारत का मालिक था। अभय राठौड़ ने देखा कि किस तरह चंद्रकांत उसे लेकर बहुत विनम्र था और वह एक पल के लिए रुककर वजह समझ गया। फिर उसने हाथ आगे बढ़ाकर चंद्रकांत से हाथ मिलाया। वह मुस्कुराया और बोला, डायरेक्टर साहब, आपकी कंपनी मेरा स्वागत करती हुई नहीं लग रही है। मैं माफी चाहता हूँ मिस्टर राठौड़। चंद्रकांत ने माफी वाले लहजे में मुस्कुराते हुए नहीं है। सुखबीर शर्मा, जो उनकी बातें सुन रहा था, घबरा गया। डायरेक्टर, इस अभय की बातों में मत आइए। ये लड़का सिर्फ कहानियां बनाता है। चंद्रकांत का चेहरा गंभीर हो गया और वह मुड़कर चिल्लाया, चुप हो जाओ। कहानियां? पूरी क्लाउड बिल्डिंग मिस्टर राठौड़ की है, वह क्या कहानियां बनाएगा? बूम। उसके शब्द वहां मौजूद हर एक इंसान के लिए एक बम की तरह थे। सब लोग दंग रह गए। क्लाउड बिल्डिंग मुंबई शहर के सबसे महंगे इलाके में थी। इस पूरी बिल्डिंग की कीमत 1 अरब रुपए थी। यह रकम सबके लिए एक सपने की तरह थी और यह पूरी क्लाउड बिल्डिंग अभय राठौड़ की थी। वंदना पांडे को बेइंतहा पछतावा हो रहा था। अगर उसे पता होता कि अभय इतना अमीर है तो वह उसके साथ रहती। इस तरह उसे एक अमीर परिवार में शादी करने का मौका मिल जाता। आप सही कह रहे हैं डायरेक्टर चंद्रकांत, अभय ने कहा। आपकी कंपनी को अपने कर्मचारियों की क्वालिटी सुधारनी चाहिए। जैसा कि कहते हैं, एक सड़ी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। सड़ी मछलियों को समय पर साफ कर देना चाहिए, वरना अगर कुछ हुआ तो पछताने के लिए बहुत देर हो जाएगी। आप सही कह रहे हैं मिस्टर राठौड़। चंद्रकांत ने सिर हिलाया। सुखबीर शर्मा, तुम्हें नौकरी से निकाला जाता है, उसने ठंडे लहजे में कहा। सुखबीर का चेहरा उतर गया। उसने बहुत मेहनत की थी इस कंपनी में मैनेजर बनने के लिए और उसे अच्छा पैसा मिलता था। वह अपने रिश्तेदारों और दोस्तों के सामने अक्सर दिखावा करता था। अगर उसे सच में निकाल दिया गया तो सुखबीर को लगा जैसे आसमान टूट पड़ेगा। डायरेक्टर, आप मुझे निकाल नहीं सकते, सुखबीर ने चिल्लाकर कहा। श्रम कानूनों के तहत मैं सुरक्षित हूँ, मुझे नहीं निकाला जा सकता। और अगर अभय क्लाउड बिल्डिंग का मालिक है तो वह लोगों को ऐसे पीट नहीं सकता। मैं आप पर कोर्ट में केस कर सकता हूँ, सुखबीर ने अपना मोटा पेट बाहर निकालते हुए कहा, मानो उसे कोई हिम्मत मिल गई हो। अभय हंसा और बोला, मुझ पर केस करोगे? ठीक है, मैं तुम्हारे केस का इंतजार करूंगा, मुझे सोचने दो। अगर यह लड़ाई है तो ज्यादा से ज्यादा मैं कुछ दिनों के लिए बंद कर दिया जाऊंगा। और वैसे भी मैंने शुरुआत नहीं की थी, शायद मुझे सिर्फ मौखिक चेतावनी दी जाएगी। लेकिन सुखबीर शर्मा, अगर मैं किसी से तुम्हारी चांदनी चौक कंपनी के साथ किए गए समझौते की जांच कराऊं तो? अगर हम इसे पुलिस को सौंप देंगे तो क्या होगा? अभय ने पूछा। सुखबीर का चेहरा पीला पड़ गया। उसने खरीद में बहुत रिश्वत ली थी और वे बहुत बड़ी रिश्वतें थीं। अगर पुलिस को पता चल गया तो उसे शायद 10 साल से ज्यादा की सजा हो जाएगी। सुखबीर घबरा गया और बोला, मैं तुम पर केस नहीं करूंगा, मैं अभी कंपनी छोड़ दूंगा। यह कहने के बाद उसने अपना सामान भी पैक नहीं किया और भाग गया। ये नाटक बस इतना ही था। फ्लाइंग हार्ट लिमिटेड डायरेक्टर के ऑफिस में चंद्रकांत ने खुद अभय के लिए चाय बनाई और माफी मांगते हुए कहा, मिस्टर राठौड़, मुझे माफ कर दो। अभय को परवाह नहीं थी। ठीक है, यह तो एक छोटी सी बात है। मैंने सुना है कि आप पहले हमारी कंपनी में काम करते थे, चंद्रकांत ने पूछा। हाँ, जब मैं बोर हो रहा था तो बस थोड़ा समय बिताने के लिए काम कर रहा था, अभय ने कहा। मिस्टर राठौड़, आप सच में हम सभी से बहुत अलग हैं, चंद्रकांत ने कहा। कुछ देर बातें करने के बाद चंद्रकांत ने असली बात कही। उनके मोबाइल में लगा, हाँ, जब मैं बोर हो रहा था तो बस थोड़ा समय बिताने के लिए काम कर रहा था, अभय ने कहा। मिस्टर राठौड़, आप सच में हम सभी से बहुत अलग हैं, चंद्रकांत ने कहा। कुछ देर बातें करने के बाद चंद्रकांत ने असली बात कही। फ्लाइंग हार्ट की क्लाउड बिल्डिंग में लीज में केवल 2 महीने बाकी हैं। मुझे आश्चर्य है कि आप हमारे साथ अनुबंध को फिर से कब साइन करेंगे, चंद्रकांत ने पूछा। अभय ने कहा, ओह, उस बारे में हम पिछले सालों के हिसाब से ही करेंगे। मैं प्रॉपर्टी मैनेजमेंट से बात कर लूंगा। यह सुनकर चंद्रकांत के चेहरे पर खुशी आ गई। उसे पता था कि सामानों और किराए की कीमतें बढ़ रही हैं। अगर वह अपने ऑफिस को उसी किराए पर दे देता तो उसे फायदा होता। कुछ देर और बातें करने के बाद अभय वहां नहीं रुका। वह सीधे अंडरग्राउंड पार्किंग में गया, अपनी लैम्बोर्गिनी शुरू की और बाहर की ओर निकल गया। वंदना पांडे, जो अंडरग्राउंड पार्किंग में खड़ी थी, सब देख रही थी। उसके चेहरे पर पछतावा और भी गहरा हो गया था। अभय वही सुपर धनाढ्य इंसान था जो वह सुपर कार चलाता था। कोई आश्चर्य नहीं कि उसने कहा था कि सुपर कार चलाना कोई खास बात नहीं है। अभय को नहीं पता था कि वंदना क्या सोच रही है। वह लैम्बोर्गिनी चलाकर तेजी से निकल गया। जब अभय हिल्टन होटल लौटा तो दोपहर के 12:00 बज रहे थे। अचानक उसका फोन थोड़ा वाइब्रेट हुआ और एक लाल पैकेट स्क्रीन पर आया। डिंग, बधाई हो, आपको 3 रुपए मिले। डिंग, बधाई हो, आपको भारतीय सुरक्षा बल के दल 10 के लीडर का पहचान पत्र मिला। डिंग, बधाई हो, आपको 999 रुपए मिले। डिंग, बधाई हो, आपको 5000 रुपए मिले। बहुत जल्दी 1 मिनट बीत गया। इस बार अभय ने कुल 50,000 रुपए कमाए। उसे अब पैसों की परवाह नहीं थी। अभय की नजर तुरंत भारतीय सुरक्षा बल के दल 10 के लीडर पर पड़ी। भारतीय सुरक्षा बल के दल 10 के लीडर का पहचान पत्र। इसका उपयोग करने के बाद आप देश के भारतीय सुरक्षा बल के दल 10 के लीडर बन जाएंगे। आपका पद शहर के नेता के बराबर होगा और आपको अन्य विशेषाधिकार भी मिलेंगे। जब अभय ने यह देखा तो उसके चेहरे पर झटका लगा। भारतीय सुरक्षा बल के दल 10 के लीडर, यह ताकत बहुत डराने वाली थी। अभय ने बिल्कुल भी संकोच नहीं किया।
और अपना पहचान पत्र इस्तेमाल कर लिया। पल भर में उसके हाथ में एक खूबसूरती से तराशा हुआ ड्रैगन के आकार का टोकन हवा से आ गया। जैसे ही अभय इसका अध्ययन करने वाला था, उसका फोन तेजी से बजा। पूजा, तुमने आज मुझे क्यों फोन किया? अभय ने फोन उठाया और मुस्कुराते हुए पूछा, लेकिन उसे फोन की दूसरी तरफ से रोने की आवाज सुनाई दी। अभय के चेहरे से मुस्कान तुरंत गायब हो गई। उसने घबराकर पूछा, पूजा क्या हुआ? तुम क्यों रो रही हो? क्या किसी ने तुम्हें परेशान किया है? जल्दी बताओ, मैं उन्हें एक अच्छा सबक सिखाऊंगा। पूजा रोई और बोली, भाई, पापा की तबीयत ठीक नहीं है और बहुत खून बह रहा है। बीप बीप। जब उसने यह कहा तो अभय को ऐसा लगा जैसे उसके दिल पर एक बड़ा पत्थर गिर गया हो। ये बहुत दर्दनाक था। सांस लेना मुश्किल हो रहा था। अभय ने जल्दी से पूछा, पूजा बताओ, पापा को इतना खून क्यों बह रहा है? अब उनकी तबीयत कैसी है? 2 दिन पहले पापा अचानक खाना खाते समय खून की उल्टी करने लगे, फिर एम्बुलेंस उन्हें अस्पताल ले गई। कल डॉक्टर ने कहा कि पापा के पेट में एक ट्यूमर है। पूजा रोने लगी। भाई, अब हम क्या करेंगे? मुझे बहुत डर लग रहा है। अभय ने उसे दिलासा दिया, पापा ठीक हो जाएंगे। पूजा, तुम चिंता मत करो, मैं जल्द ही वापस आ रहा हूँ। अपनी बहन पूजा के साथ फोन रखने के बाद अभय ने अपनी माँ रीटा राठौड़ के फोन नंबर पर कॉल किया। काफी देर बाद फोन कनेक्ट हुआ। अभय, तुमने क्यों फोन किया? रीटा की भारी आवाज फोन पर आई। पापा कैसे हैं? अभय ने पूछा। क्या सर्जरी शुरू हो गई है? पूजा ने तुम्हें बताया है ना? इस लड़की को मैंने पहले ही कहा था कि तुम्हें न बताए। रीटा ने उसे डांटा। अभय, तुम इस बारे में चिंता मत करो, तुम्हारे पापा की सर्जरी के बाद सब ठीक हो जाएगा। अभय ने कहा। माँ, मैंने अभी तुम्हारे बैंक कार्ड में कुछ पैसे ट्रांसफर किए हैं। तुम पापा के लिए सबसे अच्छे डॉक्टर का पता लगाओ। मैं अभी मुंबई से वापस आ रहा हूँ। दरअसल अगर उसे अपने पिता की बीमारी के बारे में कोई खबर नहीं मिलती तो भी अभय ने घर जाने की योजना बना ली थी। जैसे ही उसने फोन रखा, रीटा का फोन वाइब्रेट हुआ। मर्चेंट बैंक से सूचना, आपके खाते में 5 करोड़ रुपए जमा हो गए हैं। रीटा ने अपने फोन स्क्रीन पर 0 की लंबी लाइन देखी और पूरी तरह से हैरान रह गई। अभय ने फोन रखा और खाने का मन नहीं हुआ। वह सीधे अंडरग्राउंड पार्किंग में गया। इंजन की दहाड़ के साथ लैम्बोर्गिनी एक जंगली जानवर की तरह बाहर निकली। पहले जब वह गाड़ी चलाता था तो अभय हमेशा एक समान गति बनाए रखता था और धीरे धीरे चलाता था। उसका तरीका ऐसा नहीं था जैसे वह कोई सुपर कार चला रहा हो, बल्कि एक आम कार चला रहा था। लेकिन आज अभय उतना शांत नहीं था। वह हवा को चीरते हुए लगातार तेजी से बढ़ रहा था। इससे सड़क पर समय समय पर एक गहरी गड़गड़ाहट गूंज रही थी। जब अभय हाईवे पर पहुंचा तो वह पानी में मछली की तरह था और बिना किसी रुकावट के तेज रफ्तार में था। वह लगातार तेजी बढ़ा रहा था। अपने पेशेवर ड्राइविंग कौशल और पूर्ण ध्यान के सहारे वह अधिकतम गति तक पहुंचने में कामयाब रहा। अभय कम से कम समय में अपने माता पिता के पास पहुंचना चाहता था। एक नीले रंग की पोशाक पहने खूबसूरत औरत हाईवे पर एक लाल फरारी चला रही थी। इस पल उसे अचानक दूर से एक इंजन की दहाड़ सुनाई दी। पीछे देखने वाले शीशे से नीले रंग की पोशाक में उस खूबसूरत औरत ने एक चांदी जैसी ग्रे लैम्बोर्गिनी को अपने करीब आते देखा। उसकी रत्न जैसी आंखें तुरंत चमक उठी और उसके पतले पतली पत्ती जैसे होंठ थोड़े से मुड़ गए। इसके तुरंत बाद उसके गोरे खूबसूरत पैरों ने एक्सीलरेटर पर दबाव डाला। बूम! तुरंत लाल फरारी एक जानवर की तरह दहाड़ी और तेज हो गई। एक रेस शुरू हो गई। किसी को भी उसके दिखने से नहीं आंका जा सकता। भले ही नीले रंग की पोशाक वाली खूबसूरत औरत शांत दिख रही थी, लेकिन किसी ने सोचा भी नहीं था कि उसका दिल सूरज की तरह गर्म और ड्राइविंग कौशल गति की सीमाओं को चुनौती देने वाले थे। हालांकि यह दुखद था कि वह आज अभय से मिली थी। भले ही वह औरत कितनी भी तेजी से जा रही थी, अभय उनके बीच की दूरी को धीरे धीरे कम करने में कामयाब रहा। आखिरकार अभय मुड़ा और तेज हवा के साथ नीली पोशाक वाली खूबसूरत औरत के पास से गुजरा। नीली पोशाक वाली खूबसूरत औरत ने खिड़की से अभय की एक झलक देखी। फिर वह सिर्फ तेजी से जाती हुई कार की पीछे की बत्तियां देख पाई। एलिफ 666, उम्मीद है कि हम जल्द ही फिर से मिलेंगे, नीले रंग की पोशाक वाली खूबसूरत औरत ने धीरे से कहा। अभय ने पहले हुई रेस को दिल पर नहीं लिया। वह अपनी सबसे तेज गति से आगे बढ़ता रहा। मुंबई शहर और किंग सिटी के बीच ज्यादा दूरी नहीं थी। थोड़ी देर बाद वह किंग सिटी के सेंट्रल अस्पताल पहुंचा। उसने कमरे का दरवाजा खोला और अपने पिता राजेश राठौड़ को बिस्तर पर लेटे हुए देखा। वह ऑक्सीजन मास्क के सहारे मुश्किल से सांस ले रहे थे। उनका झुर्रियों वाला चेहरा पीला पड़ गया था। अभय का दिल दर्द से भर गया। चूं चूं। इस पल कमरे का दरवाजा खुला। उसकी माँ रीटा राठौड़ अंदर आई। अभय, तुम इतनी जल्दी वापस आ गए? रीटा चौंक गई। अभय ने चुप रहने का इशारा किया, ये दिखाते हुए कि वे बाहर जाकर बात करें ताकि उसके पिता के आराम में कोई दखल न हो। गलियारे में माँ पापा की क्या हालत है? अभय ने पूछा। शुरुआत में रीटा ने यह बात अभय से छिपाई थी क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि वह चिंता करे। अब जब अभय को पता चल गया था कि राजेश बीमार हो गए हैं तो अब छिपाने की कोई जरूरत नहीं थी। तुम्हारे पिता के पेट में एक ट्यूमर है। जब हम फीस का भुगतान कर देंगे तो हम इन 2 दिनों के अंदर ही सर्जरी का इंतजाम कर पाएंगे। यह कहते हुए रीटा की आंखें थोड़ी लाल थीं। वैसे तुमने मुझे अभी तक नहीं बताया कि यह 5 करोड़ किस बारे में है। जब राजेश बीमार पड़े तो रीटा को ऐसा लगा जैसे पूरा आसमान टूट पड़ा हो, लेकिन उसने दांत पीसकर सब कुछ सहा। पिछले 2 दिनों से वह राजेश की देखभाल कर रही थी और हर जगह लोगों से पैसे उधार ले रही थी। हालांकि सर्जरी के लिए बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत थी और रीटा इतने कम समय में इतना पैसा नहीं जुटा पाई थी। आज अभय ने अचानक 5 करोड़ रुपए भेज दिए, जिससे रीटा हैरान और खुश दोनों थी। हालांकि उसने तुरंत सर्जरी का पैसा भरने की हिम्मत नहीं की। अभय सिर्फ एक आम कर्मचारी था, उसे इतनी बड़ी रकम कहाँ से मिली? रीटा को चिंता थी कि वह गलत रास्ते पर है। अगर वह इस पैसे का इस्तेमाल करती और इससे अभय को
होता तो पछताने में बहुत देर हो जाती। अभय ने कहा, माँ चिंता मत करो, यह पैसा मैंने स्टॉक और बिटकॉइन में निवेश करके कमाया है और यह सिर्फ इसका एक छोटा सा हिस्सा है। हमारे परिवार में अब पैसों की कमी नहीं है। सिस्टम के बारे में अभय का किसी को बताने का कोई इरादा नहीं था। इसमें उसके माता पिता और बहन भी शामिल थे। ऐसा नहीं था कि अभय को अपने माता पिता और बहन पर भरोसा नहीं था। मुख्य बात यह थी कि अगर वह उन्हें बताता भी तो वे उस पर यकीन नहीं करते। इससे सिर्फ उनकी परेशानियां बढ़ जाती। रीटा ने भी सुना था कि लोग स्टॉक और बिटकॉइन खरीदकर रातों रात अमीर बन सकते हैं। इसलिए जब उसने अभय की बातें सुनी तो उसने अपने दिल में चैन की सांस ली। फिर उसने राजेश की तरफ देखा जो कमरे के बिस्तर पर बहुत परेशान दिख रहे थे। एक पल बाद उसने भारी आवाज में कहा, मैं जाकर पहले पैसा भरती हूँ। अभय ने कहा, माँ तुम बैठो और आराम करो, मैं जाता हूँ। अस्पताल में कभी भी मरीजों की कमी नहीं थी और पैसे भरने की खिड़की पर एक लंबी लाइन थी। इस पल सफेद कोट पहने डॉक्टरों का एक समूह और कुछ अधेड़ उम्र के लोग जो सफेद शर्ट पहने थे एक साथ अंदर आए। उनके पीछे अपने हाथों में माइक और कंधों पर वीडियो कैमरे लिए कुछ पेशेवर रिपोर्टर थे। अभय के बगल में खड़ा लंबा और पतला आदमी हैरान होकर बोला, यहाँ तो कैमरा भी है, ये किस लिए है? छोटे आदमी ने कहा, नहीं, क्या तुमने खबरें नहीं देखी? चश्मे वाला आदमी शहर का एक बड़ा नेता है। हे भगवान, शहर का एक बड़ा नेता अस्पताल मिलने आया? इसका मतलब यह नहीं है कि आज हम भी टीवी पर दिख सकते हैं? लंबा पतला आदमी उत्साहित होकर बोला। अभय ने उन दोनों की बातचीत सुनी और उसकी आंखें थोड़ी सी चमकी। वह बड़े कदमों से आगे बढ़ा। शहर का नेता गार्डों से घिरा हुआ था और आम लोग उसके करीब नहीं जा सकते थे। हालांकि अभय कोई आम इंसान नहीं था। उसने आसानी से गार्डों को पार किया और नेता के पास गया। और आप? नेता थोड़ा उलझन में था। अभय ने अपनी जेब से ड्रैगन के आकार का टोकन निकाला और कहा, नेताजी, क्या आपके पास अकेले में बात करने का समय है? नेता की पुतलियां हों जो पहले शांत थीं, थोड़ी सी सिकुड़ गईं। उसने ड्रैगन के आकार का टोकन एक बार पहले भी देखा था और वह साफ तौर पर जानता था कि वह क्या दर्शाता है। उसने जल्दी से सिर हिलाया और कहा, बेशक, आप बात कर सकते हैं। नेता की पुतलियां जो पहले शांत थीं, थोड़ी सी सिकुड़ गईं। उसने ड्रैगन के आकार का टोकन एक बार पहले भी देखा था और वह साफ तौर पर जानता था कि वह क्या दर्शाता है। उसने जल्दी से सिर हिलाया और कहा, बेशक, आप बात कर सकते हैं। फिर वह गंजे डॉक्टर की तरफ मुड़ा और पूछा, डायरेक्टर हर्ष, क्या आप हमें कोई शांत जगह ढूंढ सकते हैं? हाँ हाँ, इस तरफ चलिए प्लीज, डायरेक्टर हर्ष ने कहा। जल्द ही डायरेक्टर हर्ष उन दोनों को एक बड़े मीटिंग रूम में ले आए। डायरेक्टर हर्ष, आपको भी रुकना चाहिए, अभय ने कहा। ठीक है, डायरेक्टर हर्ष ने जवाब दिया। तीनों बैठ गए। अभय ने बिना किसी लाग लपेट के सीधे कहा, मैं असल में इस बार आपसे मिलने आया हूँ क्योंकि मुझे एक निजी मामले में आपकी मदद की जरूरत है। जब नेता ने यह सुना तो वह न सिर्फ नाराज नहीं हुआ बल्कि उसे खुशी भी महसूस हुई। भले ही अभय का पद उसके बराबर था, लेकिन उसके पास मौजूद विशेष अधिकार उसके अपने से कहीं ज्यादा थे। अगर वह अभय की मदद कर पाता तो वह उनके रिश्ते को बेहतर कर सकता था। नेता की नजरों में यह यकीनन एक बहुत अच्छी बात थी। पैसे चुकाने के बाद भी वह अपने पिता की सर्जरी का इंतजाम कर सकता था। पर अभय को पता था कि हर ऑपरेशन में जोखिम होता है। जोखिम को कम करने के लिए उसे अपने पिता के लिए सबसे अच्छा डॉक्टर ढूंढना था। 2 दिन पहले मेरे पापा को पेट में ट्यूमर होने की वजह से अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसीलिए मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या आप इस क्षेत्र में किसी विशेषज्ञ को जानते हैं? अभय ने कहा। माता पिता का सम्मान सबसे बड़ा गुण है। नेता ने उसकी तारीफ की। अपने पिता के स्वास्थ्य के लिए तुम इतना भाग दौड़ कर रहे हो, ये बहुत दुर्लभ है, सच में दुर्लभ। मैं हमेशा से ही तुम जैसे लोगों का सम्मान करता हूँ जो अपने माता पिता के प्रति इतने समर्पित हैं। मेरा नाम आकाश राव है। मैं तुमसे थोड़ा बड़ा हूँ। अगर तुम्हें बुरा न लगे तो तुम मुझे बूढ़ा आकाश कह सकते हो। यह सुनकर डायरेक्टर हर्ष का दिल कांप गया। उसने अंदाजा लगाया था कि अभय की पहचान सामान्य नहीं थी, नहीं तो आकाश राव अस्पताल जाने की अपनी योजना को टालकर उससे अकेले में क्यों मिलते। हालांकि डायरेक्टर हर्ष को उम्मीद नहीं थी कि अभय की पहचान इतनी चौंकाने वाली होगी। बड़े नेता आकाश राव ने अभय से उन्हें बूढ़ा आकाश कहने को कहा। यह उसकी कल्पना से परे था। मुझे लगता है कि मैं आपको भाई आकाश कहूंगा। ओह सही है, मेरा नाम अभय है। ठीक है, तो मैं तुम्हें छोटा भाई अभय कहूंगा, आकाश राव ने खुशी से कहा। एक पल के लिए रुककर आकाश राव ने आगे कहा, क्या अंकल राजेश किंग सिटी के सेंट्रल अस्पताल में है? डायरेक्टर हर्ष तुम्हारे बगल में ही है, तो तुम पहले उन्हें अंकल राजेश की स्थिति के बारे में बता सकते हो। इस तरह अभय ने सामान्य स्थिति के बारे में बताया। मैं अभी अभी ऑन्कोलॉजी विभाग के विशेषज्ञों से एक मीटिंग करने के लिए कहूंगा, डायरेक्टर हर्ष ने तुरंत कहा। थोड़ी देर बाद कुछ डॉक्टर कागजात के साथ मीटिंग रूम में आए। वे पहले से ही जानते थे कि अभय की पहचान सामान्य नहीं थी। राजेश की मेडिकल रिपोर्ट को ध्यान से देखने के बाद उन्होंने आखिरकार एक सुझाव दिया। राजेश का ट्यूमर बहुत देर से पता चला। अगर हम सामान्य सर्जरी का इस्तेमाल करते हैं तो यह ज्यादा खतरनाक होगा। इसके अलावा अगर हम सफल भी होते हैं तो इसका उनके भविष्य के जीवन पर एक निश्चित असर पड़ सकता है। ये सुनकर अभय ने माथे पर शिकन डाली। क्या होगा अगर उन्हें राजधानी शहर के किसी दूसरे अस्पताल में ट्रांसफर कर दिया जाए? आकाश राव ने पूछा। राजेश की मौजूदा स्थिति के साथ मुझे डर है कि वह इतनी लंबी यात्रा को संभाल नहीं पाएंगे, एक डॉक्टर ने कहा। मीटिंग रूम का माहौल गंभीर हो गया। इस पल सोने के फ्रेम वाले चश्मे पहने डॉक्टर ने कहा, अगर जिनबेई मेडिकल एसोसिएशन के डिपार्टमेंट डायरेक्टर लिहान इस सर्जरी को करने के लिए अपनी सर्जिकल तकनीक का इस्तेमाल करते हैं तो खतरे और उसके बाद होने वाले असर को कम किया जा सकता है। सभी डॉक्टरों ने सहमति में सिर हिलाया।
आमतौर पर डॉक्टर शायद ही कभी सार्वजनिक रूप से मानते कि उनकी चिकित्सा क्षमता दूसरों से कम है। हालांकि इस पल वे इतनी परवाह नहीं कर सकते थे। सोने के फ्रेम वाले चश्मे पहने डॉक्टर ने आगे कहा, इसके अलावा जहां तक मुझे पता है, डायरेक्टर लिहान कल एक मीटिंग के लिए मुंबई एसोसिएशन गए थे। यह सुनकर आकाश राव आखिरकार मुस्कुराए और बोले, अगर ऐसा है तो चीजें आसान हो जाएंगी। मैं जिन्बे एसोसिएशन ऑफ साइंसेस से काफी परिचित हूँ, इसलिए मैं डायरेक्टर लिहान को किंग सिटी आने के लिए कह सकता हूँ। तब मुझे आपको भाई आकाश परेशान करना पड़ेगा। अभय ने गंभीरता से कहा, कोई परेशानी नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे तुम्हारी थोड़ी मदद करके बहुत खुशी हुई है, आकाश राव ने कहा। वह यकीनन बकवास नहीं कर रहा था। आकाश राव अभय से दोस्ती करना चाहते थे। अब जब उन्हें मदद करने का मौका मिला था तो वह स्वाभाविक रूप से खुश थे। फिर आकाश राव ने जिन्बेई मेडिकल एसोसिएशन के पुराने डीन को एक कॉल किया। कुछ चर्चा के बाद उसने आखिरकार दूसरे पक्ष से लिहान को सर्जरी के लिए किंग सिटी आने के लिए कहा। लिहान ने उसे बहुत सम्मान दिया। थोड़ी देर बाद उसने कॉल किया और कहा कि वह कल सुबह किंग सिटी आ जाएंगे। सभी इंतजाम होने के बाद अभय ने चैन की सांस ली। इस पल एक सफेद शर्ट पहने अधेड़ उम्र का आदमी एक खूबसूरत फ्रूट बास्केट के साथ धीरे धीरे अंदर आया। छोटा भाई अभय डायरेक्टर लिहान की मदद से अंकल राजेश निश्चित रूप से ठीक हो जाएंगे। क्या हम अब जाकर अंकल राजेश से मिले? आकाश राव ने कहा। ठीक है, अभय ने कहा। कमरे में भले ही राजेश का रंग अभी भी खराब था, पर वह होश में आ चुके थे। रीटा एक गर्म तौलिए से राजेश के माथे को पोंछ रही थी। क्या तुमने अभी अभी कहा कि अभय वापस आ गया है? राजेश ने पूछा। हाँ, और वह बहुत अच्छा कर रहा है। उसने तुम्हारी सर्जरी के लिए बहुत ज्यादा पैसे दिए हैं, तो तुम्हें बस शांति से ठीक होना है, रीटा ने कहा। जब राजेश ने यह सुना तो वह खुश नहीं हुए, बल्कि माथे पर शिकन डाली और बोले, बहुत ज्यादा पैसा? उसने कुछ गैरकानूनी काम तो नहीं किया ना? चूं चूं, रीटा समझाने ही वाली थी कि दरवाजा खुल गया। फिर अभय, आकाश राव, डायरेक्टर हर्ष और डॉक्टरों का एक बड़ा समूह अंदर आया। अभय ने राजेश की ओर देखा जो बिस्तर पर बैठे थे और उत्साहित होकर बोले, पापा आप उठ गए? हाँ, मैं अभी उठाऊं, राजेश ने कहा। फिर उन्होंने आकाश राव, डायरेक्टर हर्ष और दूसरों को उलझन में देखा। खासकर जब उन्होंने आकाश राव को देखा तो राजेश के चेहरे पर संदेह गहरा हो गया। उन्हें ऐसा लगा कि उन्होंने आकाश राव को पहले कहीं देखा है। अभय ने परिचय दिया, ये किंग सिटी के नेता आकाश राव हैं। ये किंग सिटी के सेंट्रल अस्पताल के डायरेक्टर हर्ष है। यह सुनकर राजेश की धुंधली आंखें तुरंत चौड़ी हो गईं। शहर के नेता, वह सही था, वह शहर के बड़े नेता थे। वह अक्सर उन्हें किंग सिटी के समाचार चैनल पर बोलते हुए देखते थे। अब वह व्यक्ति सच में उनके सामने आ चुका था। वह व्यक्तिगत रूप से उनसे मिलने अस्पताल आए थे। आकाश राव अस्पताल के बिस्तर के पास गए और धीरे से पूछा, अंकल राजेश, अब आपको कैसा लग रहा है? अंकल राजेश? किंग सिटी के नेता न सिर्फ उनसे मिलने अस्पताल आए, बल्कि उन्हें अंकल राजेश भी कह रहे थे। राजेश ने जल्दी से कहा, महान नेता, आप मुझे सिर्फ राजेश कह सकते हैं। मैं बहुत अच्छे स्वास्थ्य में हूँ, बहुत अच्छे स्वास्थ्य में। वह इतने उत्साहित थे कि वह ठीक से बात नहीं कर पा रहे थे। उनका मूल रूप से पीला चेहरा भी उत्साह के कारण लाल हो गया था। मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? आप अभय के पिता हैं, इसलिए हम वरिष्ठता को गलत नहीं कर सकते, आकाश राव ने कहा। दरअसल आकाश राव राजेश से कुछ साल बड़े थे। हालांकि जैसा कि उन्होंने कहा, वरिष्ठता को गलत नहीं किया जा सकता था। वह सीधे राजेश को उनके नाम से पुकारने की हिम्मत नहीं करते थे। वह एक पल के लिए रुके और फिर आगे कहा, चिंता मत करो अंकल राजेश, छोटा भाई अभय ने तुम्हारे लिए सबसे अच्छे डॉक्टर का इंतजाम कर दिया है। वह निश्चित रूप से तुम्हारे शरीर को ठीक कर पाएंगे। इसके अलावा अगर तुम्हें कहीं भी कुछ असुविधा महसूस होती है तो तुम्हें हमें बताना होगा। चिंता मत करो, मैं ठीक हो जाऊंगा, राजेश ने मुस्कान के साथ कहा। फिर डायरेक्टर हर्ष उन्हें बधाई देने गए और व्यक्तिगत रूप से राजेश को ज्यादा बारीकी से जांचने में मदद की। थोड़ी देर बात करने के बाद उन्होंने कहा कि वे चाहते हैं कि राजेश ज्यादा आराम करें और चले गए। राजेश ने कमरे में रखी हुई खूबसूरत फ्रूट बास्केट को देखा और उनकी मुस्कान कानों तक पहुंच गई। राजेश को इतना खुश देखकर अभय भी बहुत खुश था। अभय, तुम इतने बड़े आदमी को कैसे जानते हो? राजेश ने पूछे बिना नहीं रह पाए। अभय ने एक बहाना बनाया और कहा, शायद वह जानते हैं कि मैं स्टॉक में निवेश कर रहा हूँ। मैंने बिटकॉइन खरीदकर बहुत पैसा कमाया है, तो शायद वह चाहते हैं कि मैं किंग सिटी में निवेश करूँ। ओह, मैं समझा, राजेश ने सिर हिलाया। अगर परिस्थितियां अनुमति देती हैं तो हम किंग सिटी में कुछ निवेश कर सकते हैं। पापा चिंता मत करो, चाहे कुछ भी हो, किंग सिटी मेरा गृहनगर है। जब सही समय आएगा तो मैं निश्चित रूप से अपने गृहनगर को विकास में मदद करूंगा, अभय ने कहा। इस पल रीटा राठौड़ का फोन वाइब्रेट हुआ। उसने मैसेज देखा और कहा, पूजा ने कहा कि वह स्कूल के बाद अस्पताल आएगी। उसने पूछा कि हमें किसी चीज की जरूरत है या नहीं। अभय ने कहा, पूजा स्कूल से आ रही है, इस समय टैक्सी मिलना आसान नहीं है, मैं उसे लेने जाता हूँ। फिर वह कमरे से बाहर चला गया। रीटा पूछना चाहती थी, तुमने कार कब खरीदी? लेकिन जब उसने उन 5 करोड़ के बारे में सोचा जो अभय ने उसे ट्रांसफर किए थे। दरअसल किंग सिटी के नेता भी निवेश पाने के लिए उसे छोटा भाई कह रहे थे, तो इस मामले में उसका कार रखना सामान्य लग रहा था। रीटा ने राजेश की खुशी भरी अभिव्यक्ति को देखा और मुस्कुराई। अब तुम्हें अपने बेटे के गलत रास्ते पर जाने की चिंता नहीं है ना? बिल्कुल नहीं, राजेश ने कहा। क्या मजाक है, किंग सिटी के नेता को भी उसके बेटे को छोटा भाई कहना पड़ रहा था। वह गलत रास्ते पर कैसे जा सकता है? किंग सिटी नंबर 1 हाई स्कूल किंग सिटी के प्रमुख हाई स्कूलों में से एक था। पूरे किंग सिटी के सबसे होशियार छात्र यहाँ इकट्ठा होते थे। स्कूल की घंटी बजने के बाद बैकपैक्स लिए युवा छात्रों का एक बड़ा समूह बाहर आया जो जवानी और महत्वाकांक्षा से भरा था।
वे या तो मुश्किल गणित की समस्याओं पर चर्चा कर रहे थे या परीक्षा के सवालों के बारे में बात कर रहे थे। स्कूल की घंटी बजने के बाद बैकपैक्स लिए युवा छात्रों का एक बड़ा समूह बाहर आया जो जवानी और महत्वाकांक्षा से भरा था। वे या तो मुश्किल गणित की समस्याओं पर चर्चा कर रहे थे या परीक्षा के सवालों के बारे में बात कर रहे थे। अभय ने तुरंत पूजा को भीड़ में देख लिया। उसने अपने बाल पोनीटेल में बांध रखे थे और वह शान से खड़ी थी। उसी समय पूजा ने भी अभय को देखा और उसकी तरफ भागी। अभय ने पूजा के गालों को खींचा और कहा, हर दिन ज्यादा खाना याद रखना, अगर तुम वजन कम करती हो तो गालों को खींचना अच्छा नहीं लगेगा। भाई, पूजा ने विरोध किया। चलो अस्पताल चलते हैं, अभय ने मुस्कुराते हुए कहा। जब वह बोल रहा था तो उसने लैम्बोर्गिनी का दरवाजा खोला और अंदर बैठ गया। भाई, यह कार अजीब है। पूजा दंग रह गई। पूजा कारों के बारे में ज्यादा नहीं जानती थी, लेकिन वह जानती थी कि स्पोर्ट्स कार बहुत महंगी होती हैं। उनमें से कोई भी शायद लाखों की होगी। अभय ने कहा, मैं पिछले 2 सालों से स्टॉक और बिटकॉइन में अनुमान लगा रहा हूँ। मैंने बहुत पैसा कमाया है, इसलिए मैंने यह कार खरीदी। कुछ बार झूठ बोलने के बाद अभय को अब ऐसा करने में कोई झिझक नहीं थी। भाई, तुम तो बहुत कमाल हो, पूजा ने हैरानी से कहा। यह कहने के बाद पूजा एक छोटे बंदर की तरह कार में घुस गई। फिर उसने हर कोने को छुआ। उसकी चमकदार काली आंखें उत्साह और जिज्ञासा से भरी थीं। थोड़ी देर बाद वे दोनों अस्पताल लौट आए। इस समय राजेश को पहले ही वीआईपी कमरे में रख दिया गया था। यह एक विशाल और साफ कमरा था जिसमें एक अलग बाथरूम था। कुल मिलाकर यह बिल्कुल भी कमरे जैसा नहीं लग रहा था, बल्कि एक होटल में एक लग्जरी स्वीट जैसा लग रहा था। इसके अलावा वीआईपी कमरे में नर्सें और देखभाल करने वाले कर्मचारी भी थे। उन्होंने पूरी प्रक्रिया में सबसे अच्छी सेवा दी। यहाँ रहना बिल्कुल भी अस्पताल में रहने जैसा महसूस नहीं हो रहा था। ये ज्यादातर ऐसा था जैसे वह यहाँ जीवन का आनंद लेने आए थे। वाह, पूजा ने हैरान होकर कहा, ये कमरा तो बहुत अच्छा है। राजेश का पीला चेहरा मुस्कुराहट से भरा था जब उन्होंने कहा, पूजा, तुम्हें यह नहीं पता, लेकिन किंग सिटी के नेता, अस्पताल के डायरेक्टर और मुख्य डॉक्टर सभी मुझसे मिलने आए थे। और किंग सिटी के नेता ने तो मुझे अंकल भी कहा। यह यकीनन राजेश के जीवन का सबसे अच्छा पल था। जब उसने अपनी बेटी को देखा तो वह बिना शेख ही बघारे नहीं रह पाए। देखो तुम कितने गर्व में हो, ये सब अभय की वजह से है। रीटा हंसी। भाई, तुम किंग सिटी के नेता को जानते हो? नेता यहाँ पापा से मिलने आए थे। पूजा की आंखें चौड़ी हो गईं। भले ही उसे पता था कि उसका भाई कमाल का है जब वह अभी अभी लैम्बोर्गिनी में बैठी थी, पर उसे उम्मीद नहीं थी कि अभय इतना प्रभावशाली होगा। पूजा की नजरों में किंग सिटी का नेता एक असली बड़ा इंसान था। ऐसा बड़ा इंसान असल में उसके भाई की वजह से उनके पिता से मिलने आया और उनके पिता को अंकल भी कहा। राजेश अपनी बेटी की हैरान अभिव्यक्ति से बहुत संतुष्ट थे और गर्व से बोले, बेशक। इसके अलावा किंग सिटी के नेता ने जिनबे मेडिकल एसोसिएशन से एक विशेषज्ञ को कल मेरी सर्जरी करने के लिए बुलाया है। सच में? ये तो बहुत अच्छी बात है, पूजा ने खुशी से चिल्लाया। परिवार के फिर से एक साथ होने से वे बहुत खुश थे। वे उतने दुखी नहीं थे जितने वे पहली बार ट्यूमर के बारे में पता चलने पर थे। बड़े भाई, तुम बहुत कमाल हो, पूजा ने उत्साह से कहा। हालांकि ऐसा लगा कि उसे कुछ याद आया और उसने बहुत अफसोस के साथ कहा, अगर मैं उस समय बीमार न पड़ती और तुम्हारी वजह से कोलाज में जाने का मौका न गंवाती तो शायद तुम बेहतर होते। अभय मुस्कुराया और पूजा के चेहरे को छुआ। हम निश्चित रूप से नहीं जानते। ये इसलिए है कि मैं जल्दी समाज में आ गया, जिससे मैं इतना पैसा कमा पाया और बड़े नेताओं को जान पाया। अगर मैंने कोलाज में प्रवेश लिया होता और कोलाज गया होता तो मुझे शायद अभी तक नौकरी नहीं मिली होती। इसके अलावा मुझे मुंबई विश्वविद्यालय में खास तौर पर भर्ती किया गया है। अभय हंसा। अगर मैंने उस समय प्रवेश लिया होता तो मैं शायद इतने अच्छे स्कूल में नहीं जा पाता। मुंबई विश्वविद्यालय देश के शीर्ष 10 विश्वविद्यालयों में से एक था। उस समय अभय के ग्रेड यकीनन खराब नहीं थे। हालांकि अगर वह मुंबई विश्वविद्यालय में जाना चाहता था तो उसे अच्छा प्रदर्शन करना पड़ता। भाई, क्या तुम कह रहे हो कि तुम अभी मुंबई विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हो? पूजा चौंक गई। ये कैसे गलत हो सकता है? मुंबई विश्वविद्यालय के गणित संकाय के डीन ने व्यक्तिगत रूप से मुझे भर्ती किया। अभय ने कहा। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है। राजेश और रीटा दोनों ने खुशी से चिल्लाया। सभी माता पिता उम्मीद करते हैं कि उनके बच्चे पढ़ाई करें और कोलाज जाए। वे दोनों बहुत पछतावा कर रहे थे कि अभय कोलाज नहीं गया। अब जब अभय को मुंबई विश्वविद्यालय में खास तौर पर भर्ती किया गया था तो यह यकीनन उनके लिए अच्छी खबर थी। भले ही वीआईपी कमरे में राजेश की देखभाल के लिए एक अलग नर्स थी, पर राजेश की हालत बहुत गंभीर थी। अभय ने रात के लिए एक बिस्तर किराए पर लिया और राजेश के बगल में रुका। आधी रात को अभय का फोन वाइब्रेट हुआ। मर्चेंट बैंक से सूचना, आपके खाते में 7 लाख रुपए जमा हो गए हैं। अगले दिन रीटा सुबह सुबह नाश्ता लेकर आई। नाश्ते के बाद परिवार ने अस्पताल में बातचीत करना शुरू कर दिया। जब एक गर्म सूरज की किरण खिड़की से होकर बिस्तर पर पड़ी तो नेता आकाश राव और डॉक्टरों का एक बड़ा समूह कमरे में आया। आकाश राव ने अपने बगल में मध्यम कद के डॉक्टर की तरफ इशारा किया और परिचय दिया। छोटा भाई अभय, यह डायरेक्टर लिहान है। डायरेक्टर लिहान, मुंबई से यहाँ तक आने के लिए धन्यवाद। अभय ने कहा। आप बहुत दयालु हैं मिस्टर राठौड़, लिहान ने मुस्कुराते हुए कहा। लोगों को बचाना एक डॉक्टर के रूप में मेरा कर्तव्य है। भले ही अभय बहुत छोटा दिख रहा था, पर किंग सिटी के नेता को भी उसके साथ कुछ सम्मान से पेश आना पड़ रहा था। इसलिए लिहान ने अहंकारी होने की हिम्मत नहीं की। आकाश राव बिस्तर के पास गए और चिंता से पूछा, अंकल राजेश, आज आपको कैसा लग रहा है? मैं अब बहुत बेहतर महसूस कर रहा हूँ, राजेश ने जवाब दिया। आकाश राव ने कहा, यह अच्छी बात है। फिर लिहान बिस्तर के पास गए और राजेश के शरीर की जांच की।
फिर उन्होंने ध्यान से मेडिकल रिकॉर्ड पढ़े। मिस्टर राठौड़, आप अच्छा कर रहे हैं। मैं बाद में आपके लिए सर्जरी कर पाऊंगा, चिंता मत करो, ये जल्द ही खत्म हो जाएगा और आप फिर से स्वस्थ हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है, राजेश ने जवाब दिया। सबकी नजरों के सामने राजेश राठौड़ को ऑन ऑपरेशन रूम में ले जाया गया। असल में आकाश राव राजेश की सर्जरी के बाद ही जाना चाहते थे, लेकिन किंग सिटी के नेता के तौर पर उन्हें बहुत सारी चीजों से निपटना था। आकाश राव को एक आपातकालीन कॉल आने के बाद समय से पहले ही अस्पताल छोड़ना पड़ा। समय बीतता गया, पलक झपकते ही 12 बज गए। अभय के फोन ने वाइब्रेट किया। एक लाल पैकेट स्क्रीन पर आ गया था। डिंग, बधाई हो, आपको 2000 रुपए मिले। डिंग, बधाई हो, आपको 5 रुपए मिले। डिंग, बधाई हो, आपको 10,000 रुपए मिले। डिंग, बधाई हो, आपको यिनशान ग्रुप के 51% शेयर मिले। जब अभय को लाल पैकेट मिला तो वह एक पल के लिए रुका। यिनशान ग्रुप, अगर उसे सही याद था तो यिनशान ग्रुप की सहायक कंपनियों में यिनशान शॉपिंग सेंटर, यिनशान गोल्ड और अन्य कंपनियां शामिल थीं। उनकी बाजार वैल्यू यकीनन 10 अरब से ऊपर थी। वह अब यिनशान ग्रुप के 51% शेयरों का मालिक था। क्या इसका मतलब यह नहीं था कि वह तुरंत अरबों की संपत्ति हासिल कर लेगा? इसी उलझन के पल में समय 1 बजे तक पहुंच गया था। हालांकि अभय को इसका कोई अफसोस नहीं था। इन 51% शेयरों के साथ कुछ लाल पैकेट कम मिलना कोई मायने नहीं रखता था। चूं चूं, इस पल ऑपरेशन रूम का दरवाजा धीरे धीरे खुला। लिहान और कुछ डॉक्टर अपने थके हुए शरीर को बाहर खींच लाए। डायरेक्टर लिहान, राजेश कैसे हैं? रीटा ने घबराकर पूछा। सर्जरी बहुत सफल रही, उन्हें कुछ समय अस्पताल में रहने के बाद ठीक हो जाना चाहिए, लिहान ने कहा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। रीटा बेहद उत्साहित थी। भले ही वह पहले से ही जानती थी कि लिहान एक उच्च चिकित्सा कौशल वाले विशेषज्ञ थे और राजेश का इलाज कर सकते थे। रीटा का दिल इस समय भी हवा में लटक रहा था। वह कल रात बिल्कुल सो नहीं पाई थी। आखिरकार किसी भी सर्जरी में जोखिम और दुर्घटनाएं होती हैं। यह अब जाकर उसके दिल को राहत मिली। क्या मैं राजेश से मिलने जा सकती हूँ? रीटा ने पूछा। राजेश की सर्जरी अभी अभी खत्म हुई है, लिहान ने कहा। वह अभी सो रहे हैं, उन्हें थोड़ी देर आराम करने देना सबसे अच्छा है। ठीक है, ठीक है, रीटा ने जवाब दिया। जब राजेश ने अपनी आंखें खोली तो रात हो चुकी थी। पापा, आप जाग गए। स्कूल के बाद पूजा, जो सीधे अस्पताल भागी थी, उसने खुशी से चिल्लाया। पूजा, अपनी आवाज धीमी करो, रीटा ने धीमी आवाज में डांटा। राजेश, क्या तुम्हें कहीं कुछ असुविधा महसूस हो रही है? उसने धीरे से पूछा। पापा, आपको कैसा लग रहा है? अभय ने पूछा। मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ, राजेश ने सिर हिलाया। जब उन्होंने यह सुना तो वे सब और भी खुश हो गए। दूसरी तरफ यिनशान ग्रुप के चेयरमैन के ऑफिस में सोहेल ने अपने सामने की जानकारी को कई बार पढ़ा और आह भरी। शुरुआत में विकास के लिए बड़ी संख्या में शेयर बाजार में गए और अब इस मिस्टर अभय ने असल में यिनशान ग्रुप के 51% शेयर हासिल कर लिए हैं। यह कहते हुए सोहेल का चेहरा अफसोस से भर गया। 51% शेयरों के साथ वह निस्संदेह सबसे बड़ा शेयरधारक था। यिनशान ग्रुप एक व्यावसायिक साम्राज्य था जिसे सोहेल ने स्थापित किया था। अब यह उसके नियंत्रण में नहीं था। वह अफसोस कैसे नहीं कर सकता था? सोहेल ने बहुत देर तक हिचकिचाया और फिर आखिरकार जानकारी पर दिए गए नंबर को डायल किया। नमस्ते मिस्टर अभय, मैं यिनशान ग्रुप का चेयरमैन सोहेल हूँ, सोहेल ने सावधानी से कहा। अभय की गहरी आवाज फोन से आई। ओह, क्या बात है? अभय ने जल्दी से यिनशान ग्रुप से दोपहर में मिले 51% शेयरों के बारे में सोचा। इसलिए जब सोहेल ने कॉल किया तो उसे ज्यादा हैरानी नहीं हुई। आप यिनशान ग्रुप के सबसे बड़े शेयरधारक हैं, क्या आपके पास ग्रुप के भविष्य के विकास के लिए कोई निर्देश है? सोहेल ने पूछा। अभय ने जल्दी से यिनशान ग्रुप से दोपहर में मिले 51% शेयरों के बारे में सोचा। इसलिए जब सोहेल ने कॉल किया तो उसे ज्यादा हैरानी नहीं हुई। आप यिनशान ग्रुप के सबसे बड़े शेयरधारक हैं, क्या आपके पास ग्रुप के भविष्य के विकास के लिए कोई निर्देश है? सोहेल ने पूछा। बस जैसा तुम पहले करते थे वैसा ही करो, अभय ने कहा। अच्छे से विकसित करो, मैं सिर्फ कंपनी के शेयर रखूंगा। अभय को यिनशान ग्रुप के विकास में कोई दिलचस्पी नहीं थी। अगर वह कर पाता तो वह तुरंत अपने सारे शेयर बेचना चाहता था। दुर्भाग्य से उसे सिस्टम से मिली सभी वस्तुओं को व्यापार करने से मना किया गया था। सोहेल का चेहरा खुशी से चमक उठा। ठीक है, हम निश्चित रूप से लाभांश आपके खाते में समय पर ट्रांसफर कर देंगे। सोहेल को बहुत डर था कि कंपनी का सबसे बड़ा शेयरधारक कंपनी को अपनी मर्जी से चलाएगा। अगर वह सिर्फ लाभांश लेना चाहता था तो यह यकीनन उसके लिए अच्छी खबर होगी, बहुत ही अच्छी खबर। अगले कुछ दिनों में अभय अस्पताल में रहा और राजेश की देखभाल की। उसने डॉक्टर को राजेश के शरीर को ठीक करने में मदद करने के लिए सबसे अच्छी दवा का उपयोग करने के लिए भी कहा। सिर्फ नर्सिंग की लागत ही एक दिन में 10,000 रुपए थी। राजेश का स्वास्थ्य और रंग दिन ब दिन बेहतर हो रहा था। वह बिस्तर से उठकर चल भी सकते थे। पिछले कुछ दिनों से अभय को दोपहर में आने वाले लाल पैकेटों से सिर्फ नकद पैसे ही मिल रहे थे। इसके अलावा उसे सांस लेने, चलने और सोने से मिले नकद पैसे भी मिले। अभय के खाते में 3 करोड़ रुपए और आ गए थे। नाम अभय राठौड़, स्तर LV4, स्तर 4, इनाम हर सांस के लिए 10 रुपए, हर सेकंड की नींद के लिए 10 रुपए, हर कदम के लिए 10 रुपए। इनाम रोजाना दोपहर 12 बजे वितरित किए जाते हैं। उन्नयन लागत 7,50,000 10 करोड़ उपहार और जुए को छोड़कर। इसके अलावा सिस्टम से मिली सभी वस्तुओं को व्यापार करने से मना किया जाता है। कौशल, पेशेवर ड्राइविंग कौशल, आकर्षक आभा, हिंसक सौंदर्य शास्त्र, पीने वाले सज्जन, पूर्ण ध्यान प्रोफेसर स्तर का गणितीय अनुभव। फंड 10.3 करोड़। यह साफ था कि अभय ने कुछ दिन पहले रीटा को जो 5 करोड़ ट्रांसफर किए थे वह उसकी बजटिंग में शामिल नहीं थे। हालांकि अभय को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। रीटा ने राजेश के लिए एक सेब छीला और कहा, आज सप्ताहांत है,
और पूजा को कुछ आराम करने का समय मिला है। अभय, पूजा को बाहर घूमने ले जाओ। हाँ, तुम लोग बाहर जाओ और घूमो, मेरा शरीर अब ठीक है। तुम लोग कमरे को घुटन भरा बना रहे हो, राजेश ने कहा। अभय को लगा कि उसके पिता की बातें सही हैं, तो चलो बाहर घूमने चलते हैं। उसने सिर हिलाया। ठीक है, पूजा ने खुशी से कहा। जब उसे पता चला कि उसके पिता बीमार हो गए हैं तो पूजा बहुत दुखी और डरी हुई थी। अब उसके पिता ठीक थे। पूजा, जो स्वाभाविक रूप से सक्रिय थी, कमरे में रहने से थोड़ा असहज महसूस कर रही थी। अभय ने पूजा के थोड़े फीके कपड़ों को देखा और कहा, पूजा चलो पहले कुछ कपड़े खरीदते हैं। किंग सिटी में सबसे अच्छा मॉल कौन सा है? मेरे लिए पैसे बचाने की कोशिश मत करना। यिनशान मॉल, पूजा ने खुशी से कहा। पहले पूजा यिनशान मॉल में कपड़े खरीदने कभी नहीं जाती थी। वहाँ के कपड़े यकीनन सुंदर थे, लेकिन वे महंगे भी थे। अब पूजा को इतनी चिंता नहीं थी। आखिरकार अभय एक स्पोर्ट्स कार चला रहा था जिसकी कीमत लाखों में थी। पूजा को अभय के पैसे से कुछ महंगे कपड़े खरीदने के विचार से कोई बोझ नहीं महसूस हुआ। एक बड़े भाई के रूप में क्या उसे अपनी छोटी बहन पर पैसा खर्च नहीं करना चाहिए? इसके अलावा अभय ने उसे भी संकोच न करने के लिए कहा था। जब अभय ने पूजा की बातें सुनी तो उसने उसे अजीब नजरों से देखा। यिनशान मॉल? कड़ाई से कहूँ तो यह उसका अपना व्यवसाय लग रहा था। अपने ही मॉल में कपड़े खरीदने जाना? तब ठीक है, चलो यिनशान मॉल चलते हैं। अभय मुस्कुराया। पूजा लैम्बोर्गिनी में पहले भी बैठ चुकी थी, लेकिन जब वह दोबारा उसमें बैठी तो उसके चेहरे पर उत्सुकता थी। वह बिना कुछ सोचे समझे चारों ओर देखने लगी। इनो नॉर्बिट मॉल कूपर अस्पताल से ज्यादा दूर नहीं था। 10 मिनट में अभय अपनी मंजिल पर पहुंच गया। अभय ने सबसे पहले 2 कप मिल्क टी खरीदी। फिर वह और पूजा आराम से मॉल में घूमने लगे। ये मानना पड़ेगा कि मुंबई में रहन सहन की लागत तो बहुत ज्यादा थी, लेकिन ये शॉपिंग मॉल में लागू नहीं होता था। पूरे इनो नॉर्बिट मॉल में एक भी ऐसा कपड़ा नहीं था जिसकी कीमत रुपये 10,000 से ज्यादा हो। इससे पहले पूजा ने सच में बिना किसी झंझट के कुछ कपड़े खरीदना चाहती थी। हालांकि जब वह इनो नॉर्बिट मॉल पहुंची तो उसने अपने बजट से कई गुना ज्यादा महंगी ड्रेसेस देखी, तो वह फिर से हिचकिचाई। पूजा एक के बाद एक कपड़ों की दुकान में देखती जा रही थी। उसने तय कर लिया था कि उसे ऐसे कपड़े खरीदने हैं जो सुंदर और सस्ते दोनों हों। इस लक्ष्य को ध्यान में रखकर पूजा जैसे जैसे शॉपिंग करती जा रही थी, वह और ज्यादा खुश होती जा रही थी। वह तो खुश थी, लेकिन अभय का बुरा हाल था। वायलेंस एस्थेटिक्स की कला के बावजूद भी, जिससे उसका शरीर काफी मजबूत हो गया था। 1 घंटे तक शॉपिंग करने से उसके पैर जवाब दे रहे थे। जब वह दूसरी कपड़ों की दुकान में गया तो अभय ने शॉपिंग बैग लिए और आराम करने के लिए एक कुर्सी पर बैठ गया। उसने पूजा को कपड़े चुनने और उन्हें पहनने के लिए छोड़ दिया। पूजा ने एक सुंदर ड्रेस उठाई और चेंजिंग रूम की ओर चलने लगी। हालांकि उसकी पीठ पीछे एक जोड़ा आ चुका था। धड़ाम! पूजा गाढ़े मेकअप वाली औरत से टकरा गई और मिल्क टी उसके कपड़ों पर गिर गई। माफ करना, पूजा ने जल्दी से माफी मांगी और औरत के शरीर से मिल्क टी को पोंछने के लिए टिश्यू निकाला। गाढ़े मेकअप वाली औरत एक गरजते हुए बाघ की तरह चिल्लाई, क्या तुम्हारी आंखें नहीं हैं? मैंने ये कपड़े अभी खरीदे हैं। यह कहते हुए गाढ़े मेकअप वाली औरत ने अपना हाथ उठाया और पूजा के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मारा। थप! कपड़ों की दुकान में एक जोरदार थप्पड़ गूंजा। पल भर में पूजा के चेहरे पर एक साफ साफ हाथ का निशान पड़ गया। गाढ़े मेकअप वाली औरत का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ था और उसने पूजा को जोर से धक्का दिया। डप! पूजा पहले ही थप्पड़ से थोड़ी चकित थी और अपने छोटे शरीर के साथ वह तुरंत जमीन पर गिर गई। उसके बगल में अरमानी के कपड़े पहने हुए आदमी ने जोर से कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी गर्लफ्रेंड के कपड़े गंदे करने की? तुम जरूर अंधी हो। यह कहते हुए उसने जमीन पर पड़ी पूजा को एक लात मारी। धड़ाम! हालांकि इस लात को अभय ने रोक दिया था। गाढ़े मेकअप वाली औरत ने पूजा को मारा था तो अभय ने देख लिया था। वह उसे रोकना चाहता था, लेकिन वह बहुत दूर था। यहाँ तक कि अभय के लिए भी वह समय पर वहाँ नहीं पहुँच पाया। आदमी ने देखा कि उसे रोक दिया गया है और वह गुस्से से चिल्लाया, तुम कौन हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे रोकने की? धड़ाम! अभय ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपना पैर उठाया और आदमी को कई मीटर दूर तक लात मार दी। वह दूर की दीवार से टकराया और एक जोरदार आवाज आई। अभय ने सबसे पहले पूजा को उठाया और चिंता से पूछा, पूजा तुम ठीक हो? उस समय पूजा का बायां गाल पहले ही धीरे धीरे सूज रहा था। वह चुपचाप सिसकी और बूंदों की तरह आंसू बहते रहे। पूजा सिसकी और सिर हिलाया, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। यह जोड़ा ऐसा नहीं लग रहा था कि उनसे आसानी से निपटा जा सकता है और वह अभय के लिए मुसीबत खड़ी नहीं करना चाहती थी। अभय ने पूजा का दुखद चेहरा देखा और उसका दिल गुस्से से जल उठा। पूजा चिंता मत करो, मैं उन्हें जरूर इसकी सजा दूंगा। यह कहने के बाद अभय पीछे मुड़ा और अपनी ठंडी और तेज आंखों से गाढ़े मेकअप वाली औरत को घूरने लगा। अपने बॉयफ्रेंड को लात मारते हुए देखकर गाढ़े मेकअप वाली औरत सदमे से उबर भी नहीं पाई थी कि अभय ने अचानक उसे घूरना शुरू कर दिया। वह नहीं जानती थी कि क्यों, लेकिन वह कांप उठी। वह धीरे धीरे 2 कदम पीछे हट गई और बोली, तुम क्या चाहते हो? माफी मांगो, अभय ने ठंडे लहजे में कहा। उसी समय उसने औरत के चेहरे पर एक थप्पड़ मारा। थप! पल भर में औरत के चेहरे का एक हिस्सा तुरंत सूज गया और एक तरफ का आईलाइनर फट गया। माफी मांगो। 2 सेकंड रुकने के बाद अभय फिर से चिल्लाया और औरत के चेहरे पर एक और थप्पड़ मारा। थप! अचानक औरत का पूरा चेहरा लाल और सूजा हुआ हो गया। उसकी दूसरी आंख का आईलाइनर भी फट गया। माफी मांगो। अभय ने एक और थप्पड़ मारा। थप्पड़ की ताकत कम नहीं हुई, बल्कि और भी ज्यादा बढ़ गई थी। गाढ़े मेकअप वाली औरत जमीन पर गिर गई और मुंह से खून मिला हुआ एक दांतों का हिस्सा थूक दिया। पल भर में औरत का चेहरा सुअर के सिर की तरह सूज गया। जब गाढ़े मेकअप वाली औरत ने देखा कि अभय उसे फिर से मारने वाला है तो वह डर से कांप उठी। वह जमीन पर घुटने टेक कर डर से रोने लगी। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मैं गलत थी। वह मार से पूरी तरह डर गई थी और उसके आंसू और नाक बह रहे थे।
तुम्हें मुझसे माफी नहीं मांगनी चाहिए, अभय ने कहा। गाढ़े मेकअप वाली औरत ने जल्दी से पूजा के सामने सिर झुकाया और कहा, मुझे माफ कर दो, यह मेरी गलती है, ये सब मेरी गलती है। मुझे तुम्हें नहीं मारना चाहिए था और मुझे तुम्हें धक्का नहीं देना चाहिए था। उस समय कर्मचारी पहले ही एक कोने में छिप गए थे और वे कोई आवाज करने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। पूजा भी उस औरत की हालत देखकर हैरान रह गई थी। भाई, हम इसे यहीं भूल जाते हैं क्या? इस समय अरमानी के कपड़े पहने आदमी जमीन से उठा। उसने अपना पेट पकड़कर अभय की ओर इशारा किया। तुम में हिम्मत है, सच में हिम्मत है। आज तक किसी ने मुझे ऐसे मारने की हिम्मत नहीं की। अगर हिम्मत है तो यही इंतजार करो। यह कहते हुए आदमी ने अपना फोन निकाला और जल्दी से एक कॉल किया। चेतन भाई, मैं पंकज बोल रहा हूँ, आदमी ने कहा। ओह पंकज, क्या बात है? फोन से चेतन की आराम से आवाज आई। चेतन भाई, मेरी गर्लफ्रेंड सुनीता और मुझे इनोनोबिट मॉल के कैप्सन स्टोर के सामने मारा गया है। जल्दी से कुछ लोगों को लेकर हमारी मदद के लिए आ जाओ। पंकज ने सीधे बात कही। क्या? चेतन चिल्लाया। कोई ऐसा भी है जो मेरे इलाके में तुम्हें मारने की हिम्मत करता है? उससे कहो कि वहाँ इंतजार करे, मैं तुरंत लोगों को लेकर आता हूँ। पंकज चेतन का छोटा चचेरा भाई था। अगर सिर्फ पंकज को मारा गया होता तो चेतन इतना गुस्से में नहीं होता। हालांकि चूंकि इसमें सुनीता भी शामिल थी तो यह एक अलग कहानी थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि चेतन मुंबई के इनोनॉर्बिट मॉल का डिपार्टमेंट मैनेजर था। सुनीता के पिता गोपाल स्नैक्स कंपनी के अध्यक्ष थे। हर साल गोपाल स्नैक्स कंपनी चेतन को एक बड़ी रकम देती थी ताकि उनके परिवार के स्नैक्स को इनोनॉर्बिट मॉल के सुपरमार्केट में बेचा जा सके। यह कहा जा सकता है कि सुनीता के पिता चेतन के लिए भगवान थे। अब जब भगवान की बेटी को इनोनॉर्बिट मॉल में मारा गया था तो चेतन स्वाभाविक रूप से बहुत गुस्से में था। फोन रखने के बाद चेतन ने जल्दी से 30 से ज्यादा सुरक्षा गार्डों को इकट्ठा किया और एक आक्रामक तरीके से कैप्सन स्टोर की ओर चला। अभय को पंकज के बुलाने की कोई परवाह नहीं थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि अभय को वायलेंस एस्थेटिक्स नामक एक खास कला आती थी, जिसके कारण उसे 100 लोगों से भी निपटने में कोई दिक्कत नहीं होती। आज अभय अपनी बहन को धमकाने वाले व्यक्ति को सबक सिखाने वाला था। पूजा अभय को मनाने लगी कि वहाँ से चले जाइए। हालांकि अभय बस वहीं बैठ गया और हिलने का कोई इरादा नहीं था। पूजा को पंकज के कॉल की याद आई और उसके दिल में चिंता और डर की लहरें उठने लगीं। एक पल की हिचकिचाहट के बाद पूजा चुपके से एक कोने में चली गई और पुलिस को फोन किया। उसी वक्त 3 पुलिसकर्मी दूर से चलकर आए। उनमें से लंबा और पतला व्यक्ति ने कहा, पुलिस को किसने बुलाया? यहाँ क्या हुआ? पूजा राठौर को कभी उम्मीद नहीं थी कि मामला इस तरह से मोड़ लेगा। स्टार मॉल के महाप्रबंधक अभय राठौर के प्रति बेहद सम्मानजनक थे। उन्होंने यहाँ तक कहा कि अभय स्टार ग्रुप का सबसे बड़ा शेयरधारक था। परिणाम स्वरूप जब पुलिसकर्मी ने सवाल पूछा तो पूजा ने तुरंत जवाब नहीं दिया। दूसरी ओर पवन शर्मा की आंखें चमक उठी जब उसने लंबे और पतले पुलिसकर्मी को देखा। उसने उत्तेजित होकर कहा, देव, तुम यहाँ हो, ये बहुत अच्छा है। फिर उसने अभय की ओर इशारा किया। इस आदमी ने बिना किसी वजह के मुझे मारा, जल्दी से इसे गिरफ्तार करो। पवन शर्मा बता सकता था कि चेतन अब अभय को सबक सिखाने में सक्षम नहीं था। जैसे ही वह निराश महसूस कर रहा था, वह अपने हाई स्कूल के सहपाठी देव से मिला। इसने उसे अभय को सबक सिखाने की उम्मीद दी। इस वक्त पूजा ने भी प्रतिक्रिया दी। उसने जल्दी से कहा, अधिकारी, मैंने ही पुलिस को बुलाया था। मेरे भाई ने उसे बिना किसी वजह के नहीं मारा। पहले उन्होंने ही मुझे मारा था। मेरे भाई ने मेरी रक्षा के लिए जवाबी कार्रवाई की। देव ने उस दिशा में देखा जहां पवन शर्मा इशारा कर रहा था। अगले ही पल उसकी आंखें अचानक चौड़ी हो गईं। यह वही था, यह वास्तव में वही था। कुछ दिन पहले देव कप्तान, अधिकारियों और अन्य लोगों के साथ मुंबई के सेंट्रल अस्पताल का दौरा करने गया था, लेकिन एक युवा व्यक्ति अचानक अधिकारी के पास आया। उसके बाद अधिकारी ने सीधे दौरा छोड़ दिया। घटना के बाद देव ने कप्तान से पता लगाया कि उस युवा व्यक्ति की पहचान बहुत असामान्य थी। उस व्यक्ति के बीमार रिश्तेदार का इलाज करने के लिए अधिकारी ने व्यक्तिगत रूप से अपनी मदद की पेशकश की। अगले दिन अधिकारी ने सर्जरी के लिए जाने से पहले रहस्यमयी व्यक्ति के परिवार के सदस्य से मिलने और उनके साथ रहने के लिए अस्पताल भी गए। एक बड़ा अधिकारी, वह युवा व्यक्ति निश्चित रूप से एक बड़ा अधिकारी था। देव को उम्मीद नहीं थी कि वह इस बड़े अधिकारी से इतनी जल्दी फिर से मिलेगा। सुनीता शर्मा, जिसका चेहरा सूजकर गुब्बारे की तरह हो गया था, चिल्लाई, जल्दी से इसे पकड़ो। मैं जाटिंग स्नैक्स कंपनी के चेयरमैन की बेटी सुनीता शर्मा हूँ। क्या तुमने देखा कि इसने मेरे साथ क्या किया? जब तक तुम इसे पकड़ते हो और सबक सिखाते हो, मैं अपने पिताजी से तुम्हें इनाम दिलवाऊंगी। वे चाहते थे कि वह एक ऐसे बड़े अधिकारी को पकड़े जिससे शहर के अधिकारी को भी सावधान रहना पड़ा। देव का चेहरा तमतमा गया और उसने सीधे हथकड़ी का एक जोड़ा निकाला और सुनीता शर्मा को हथकड़ी पहना दी। पवन शर्मा एक पल के लिए हक्का बक्का रह गया। फिर उसने कहा, देव, तुमने गलत व्यक्ति को हथकड़ी पहनाई है। तुम अपने दोस्त की प्रेमिका को क्यों गिरफ्तार कर रहे हो? वहाँ वह बदमाश है जिसने हमें मारा। जल्दी से उस बदमाश को गिरफ्तार करो। बदमाश? क्या उसने अभी अभी उस बड़े अधिकारी को बदमाश कहा? उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई? इसके अलावा उसने यह भी कहा कि वह अपने दोस्त की प्रेमिका को गिरफ्तार कर रहा था। क्या इससे बड़े अधिकारी को यह नहीं लगेगा कि उनका अच्छा रिश्ता था? चुप रहो, देव ने सख्ती से चिल्लाया। पवन शर्मा, तुम क्या बकवास कर रहे हो? हम सिर्फ साधारण हाई स्कूल के सहपाठी थे। भले ही तुम मेरे अच्छे दोस्त हो, मैं तुम्हारी किसी भी चीज में मदद नहीं कर सकता। मैं एक अधिकारी हूँ जो न्याय बनाए रखता हूँ। देव ने पूजा की ओर इशारा किया और कहा, इस महिला ने अभी अभी कहा कि तुमने पहले उसे मारा था, इसीलिए उसके भाई ने जवाबी कार्रवाई की। वे सिर्फ अपना बचाव कर रहे थे। फिर
देव ने सुनीता शर्मा से गंभीरता से कहा, जहाँ तक तुम्हारा सवाल है, तुम एक सरकारी अधिकारी को रिश्वत देने के संदेह में हो। हम तुम्हें अब भी हिरासत में लेंगे। सुनीता शर्मा घबराकर बोली, मैंने ऐसा नहीं किया। नहीं, हमारे पास वीडियो कैमरे हैं जो हमें कानून लागू करने में मदद करते हैं, देव ने कहा। उसके बाद उसने और कुछ नहीं कहा। उसने सुनीता शर्मा को पकड़ा और दूर जाने की तैयारी की। इस वक्त गौरव जैन, जो उनके बगल में खड़े थे, ने कहा, नमस्ते अधिकारी, मैं गौरव जैन हूँ, स्टार मॉल का महाप्रबंधक। मुझे कुछ रिपोर्ट करना है। जैसे ही वह बोले, गौरव ने चेतन की ओर इशारा किया और कहा, वह स्टार मॉल का प्रबंधक चेतन वर्मा है। उसने अपनी स्थिति का लाभ उठाया और जाटिंग स्नैक्स कंपनी से रिश्वत ली। उसने स्टार मॉल में बिक्री के लिए जाटिंग स्नैक्स कंपनी के कई घटिया उत्पाद भी रखे। उसी वक्त उसने स्टार मॉल के सुरक्षा गार्डों को अपनी व्यक्तिगत अंडरग्राउंड ताकतों की ओर लालच दिया। अभी चेतन ने इस माननीय मिस्टर राठौर को फंसाने की भी कोशिश की और उन पर हिंसा, धमकी और अन्य कार्रवाई करने का प्रयास किया। देव को बहुत सारे भ्रष्टाचार के मामलों का सामना करना पड़ा था, लेकिन चेतन ने वास्तव में मिस्टर राठौर के खिलाफ हिंसा और धमकी का इस्तेमाल करने की कोशिश की। ये बिल्कुल अक्षम्य था। उसकी हिम्मत कैसे हुई? देव ने सख्ती से चिल्लाया, वह बहुत नीच है, इसे गिरफ्तार करो, क्लिक। चेतन, जिसे हथकड़ी पहनाई गई थी, ने महसूस किया कि उसका पूरा शरीर ठंडा हो गया। उसके पैर कमजोर हो गए और वह सीधे जमीन पर घुटने टेक दिया। वह जानता था कि वह खत्म हो गया था। बहुत जल्दी चेतन, सुनीता शर्मा और सुरक्षा गार्डों को ले जाया गया। केवल पवन शर्मा ही हक्का बक्का होकर खड़ा रह गया। उसे ले जाया नहीं गया था। हालांकि वह किसी और की तुलना में कम घबराया नहीं था। सुनीता शर्मा और चेतन को उसकी वजह से ले जाया गया था। अगर उन्हें पता चला कि जाटिंग स्नैक्स कंपनी के उत्पादों में गुणवत्ता के मुद्दे थे, तो वह गहरी मुसीबत में पड़ जाएगा। यह सोचते ही पवन शर्मा कांप उठा। गौरव जैन अभय राठौर को माफी मांगने के लिए खाने पर ले जाना चाहते थे, लेकिन अभय तो बस पूजा के लाल और सूजे हुए चेहरे पर लगाने के लिए दवा लेना चाहता था, इसलिए उसने सीधे मना कर दिया। लैम्बोर्गिनी में पूजा राठौर जैसे अभी होश में आई थी और उत्साहित होकर बोली, भाई तुम लड़ना कब सीख गए? अभी तुमने जिस तरह से उन सबको सबक सिखाया वह तो बहुत शानदार था। पूजा बातें करते समय इतनी तेजी से हिली कि गलती से उसके लाल और सूजे हुए चेहरे पर खिंचाव आ गया। उसे इतना दर्द हुआ कि उसके चेहरे की मांसपेशियां फड़कने लगी। बात मत करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ दवा लेने जा रहा हूँ, अभय ने कहा। पूजा बोली, दवा? बस थोड़ी बर्फ लगा लूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। आखिर में अभय ने पूजा के लिए कुछ दवा और एक आइस पैक खरीदा। दोनों तरीकों का एक साथ इस्तेमाल बहुत असरदार था। जब वे मुंबई के सेंट्रल अस्पताल लौटे तो पूजा का चेहरा अब न तो लाल था और न ही सूझा हुआ। उसी वक्त अभय का फोन बजा। मिस्टर राठौर, मैं आज के लिए सचमुच बहुत माफी चाहता हूँ। मैं मुंबई के स्टार मॉल के संबंधित कर्मचारियों से गंभीरता से निपटूंगा, सोहन गुप्ता ने सावधानी से कहा। उसकी कोई जरूरत नहीं है। गौरव जैन ने अच्छा काम किया है। हालांकि मैं नहीं चाहता कि भविष्य में ऐसी कोई घटना फिर से हो। हाँ, मिस्टर राठौर कृपया निश्चिंत रहें। सोहन ने राहत की एक लंबी सांस ली। फोन रखने के बाद पूजा ने खुद से पूछे बिना नहीं रह सकी, भाई क्या तुम सच में स्टार मॉल के सबसे बड़े शेयरधारक हो? हाँ बिल्कुल। इसलिए भविष्य में जब भी तुम्हें कपड़े पसंद आए तो उनकी कीमत की परवाह मत करना। तुम्हारे भाई के पास पैसे की कोई कमी नहीं है, अभय ने कहा। पूजा ने खुशी से अभय के गाल पर चूमा और बोली, बड़े भाई तुम सबसे अच्छे हो। जब वे दोनों वीआईपी वार्ड पहुंचे तो राजेश राठौर वार्ड में इधर उधर घूम रहे थे। वहीं रीटा राठौर सारे कपड़े मोड़कर सूटकेस में पैक कर रही थी। माँ, पिताजी आप क्या कर रहे हैं? अभय ने पूछा। मैं अस्पताल में बहुत लंबे समय से हूँ, राजेश राठौर ने कहा। पिछले 2 दिनों में कुछ नियमित ग्राहकों ने कॉल करके पूछा है कि हमारी कपड़ों की दुकान फिर से कब खुलेगी। हम आज छुट्टी की तैयारी कर रहे हैं। आज आपकी छुट्टी हो रही है? अभय ने चिंतित होकर कहा। पिताजी आपकी अभी सर्जरी हुई है, आपको कुछ और दिनों तक यहाँ रुकना चाहिए, राजेश राठौर ने कहा। उसकी कोई जरूरत नहीं है, डॉक्टर ने मुझे अस्पताल छोड़ने की अनुमति दे दी है। अगर मैं यहाँ रुकता रहूंगा तो यह बीमारी तो ठीक हो जाएगी, लेकिन मुझे दूसरी बीमारियां लग जाएंगी। अभय को लगा कि यह बात सही है, इसलिए उसने सोचा और कहा, आप अस्पताल छोड़ सकते हैं, लेकिन आपको अब कपड़ों की दुकान चलाने की जरूरत नहीं है। मैं आपके रहने के लिए मुंबई या जयपुर में एक विला खरीदने की सोच रहा हूँ, उसने कहा। नहीं, हमारा अभी का घर बहुत अच्छा है, हमें विला में जाने की क्या जरूरत है? राजेश राठौर ने हाथ हिलाया। कपड़ों की दुकान में ज्यादा मेहनत नहीं लगती, काम करना अच्छा है। छोटे अभय, हम जानते हैं कि अब तुम अच्छा कर रहे हो और तुम हमें खुश करना चाहते हो, रीटा राठौर ने कहा, लेकिन तुम्हारे पिताजी और मैं पूरी जिंदगी यहीं रहे हैं और हमारे सभी जानने वाले भी यहीं हैं। अगर हम अचानक किसी दूसरी जगह चले जाएं तो हमें आदत नहीं पड़ेगी। साथ ही तुम्हारे पिताजी और मैं बहुत बूढ़े नहीं हुए हैं। अगर हम सचमुच पूरे दिन घर पर रहें और कुछ न करें तो यह बहुत उबाऊ हो जाएगा, इसलिए हम नहीं जा रहे हैं। कपड़ों की दुकान अभी भी खुली रहेगी, हम बस समय बिताने के लिए इसे चलाएंगे। अभय ने लाचारी से कहा। ठीक है फिर, लेकिन खुद को थकाना मत, खाने पीने और कपड़ों में भी बचत मत करना। चिंता मत करो, रीटा राठौर मुस्कुराई। अगले 3 दिनों तक अभय अपने माता पिता के साथ 4th स्ट्रीट पर रहा। पिछले 3 दिनों से अभय हर दिन दोपहर को लाल पैकेट खोलता था। सोने, सांस लेने और पिछले 3 दिनों में चलने से जो पैसे उसने कमाए थे, उनके अलावा उसके पास अतिरिक्त 3 मिलियन रुपए थे। उसी वक्त अभय के कार्ड का बैलेंस 13.2 मिलियन हो गया था। आज अभय अपने माता पिता के आग्रह के बाद जयपुर वापस जाने के रास्ते पर अपनी लैम्बोर्गिनी चला रहा था। अगले 3 दिनों तक अभय अपने माता पिता के साथ 4th स्ट्रीट पर रहा।
पिछले 3 दिनों से अभय हर दिन दोपहर को लाल पैकेट खोलता था। सोने, सांस लेने और पिछले 3 दिनों में चलने से जो पैसे उसने कमाए थे, उनके अलावा उसके पास अतिरिक्त 3 मिलियन रुपए थे। उसी वक्त अभय के कार्ड का बैलेंस 13.2 मिलियन हो गया था। आज अभय अपने माता पिता के आग्रह के बाद जयपुर वापस जाने के रास्ते पर अपनी लैम्बोर्गिनी चला रहा था। राजेश राठौर और रीटा राठौर का कारण सीधा था। अभय को जयपुर यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए विशेष रूप से भर्ती किया गया था। वह लेक्चर पर बुरा प्रभाव नहीं छोड़ सकता था, इसलिए वह इतनी लंबी छुट्टी नहीं ले सकता था। अगर इस वजह से उसे निकाल दिया गया तो पछताने में बहुत देर हो जाएगी। अभय अपने माता पिता से बहस नहीं कर सका। इसके अलावा उसके पिताजी का शरीर अब सच में ठीक था, इसलिए उसके पास जयपुर लौटने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। कुछ दिन पहले जब अभय मुंबई आया था तो वह बेहद चिंतित था। उसने अपनी सबसे तेज रफ्तार से गाड़ी चलाई और थोड़े समय में मुंबई पहुंच गया। अब जब वह जयपुर वापस जा रहा था तो वह एक निश्चित रफ्तार से यात्रा कर रहा था। इसमें अपेक्षाकृत लंबा समय लगेगा। अभय ने जब लैम्बोर्गिनी ली थी तो उसे चलाने में ज्यादा सोचा नहीं था। हालांकि लंबे समय तक गाड़ी चलाने के बाद उसे लगा कि उसकी पीठ धीरे धीरे दुख रही है। जब मैं खाली हूँगा तो मैं निश्चित रूप से एक बड़ी गाड़ी खरीदूंगा, अभय बुदबुदाया। जब अभय जयपुर के हिल्टन होटल के प्रेसिडेंशियल स्वीट में वापस आया तो ठीक 12 बज रहे थे। उसका फोन वाइब्रेट हुआ और एक लाल पैकेट दिखाई दिया। डिंग, बधाई हो, आपको 5,000 रुपए मिले हैं। डिंग, बधाई हो, आपको 10,000 रुपए मिले हैं। डिंग, बधाई हो, आपको 5 रुपए मिले हैं। डिंग, बधाई हो, आपको सत्य की आंखें का कौशल प्राप्त हुआ है। अब 12:01 हो चुका था। जब मैं मुंबई में था तो मेरे पास केवल बेकार नकद था, अभय ने कहा, लेकिन जयपुर आते ही मुझे एक कौशल मिला। क्या जयपुर मेरी भाग्यशाली जगह है? जैसे ही वह बोला, अभय ने अपना ध्यान सत्य की आंखें पर केंद्रित किया। सत्य की आंखें। एक महिला की असली उपस्थिति देखने की क्षमता। 2, होस्ट के प्रति एक महिला की अनुकूलता देखने की क्षमता। सत्य की आंखें, अभय ने दोहराया। दिलचस्प। दूसरी ओर श्रेया खन्ना ने बहुत प्रयास किया और आखिरकार अपना सारा सामान वॉशिंगटन पैलेस में स्थानांतरित कर दिया। फिर वह अपने थके हुए शरीर को घसीटकर घर वापस आई। इस वक्त उसकी माँ सविता खन्ना उत्साहित होकर उसके पास आई और बोली, श्रेया, जल्दी से सामान पैक करो, तुम्हें बाद में एक लड़के से मिलना है। माँ, एक और ब्लाइंड डेट? श्रेया ने लाचारी से पूछा। सविता खन्ना ने देखा कि उसकी बेटी थोड़ी अनिच्छुक लग रही थी, इसलिए उसने कहा, यह लड़का अभय राठौर से अलग है। अभय राठौर का परिवार तो बहुत गरीब है, लेकिन इस लड़के का परिवार एक फैक्ट्री चलाता है। इसके अलावा उसके परिवार के पास 2 मर्सिडीज बेंज हैं। इस बात पर सविता खन्ना का चेहरा उसकी चौड़ी मुस्कान के कारण सिकुड़ गया। श्रेया बुदबुदाई, अभय राठौर का परिवार गरीब है तो इस दुनिया में कोई अमीर लोग नहीं होंगे? अमीर लोग? श्रेया, तुम क्या कह रही हो? अभय राठौर का परिवार कैसे अमीर हो सकता है? सविता खन्ना ने कहा। इसीलिए श्रेया ने कुछ देर पहले जो हुआ था उसे मोटे तौर पर समझाया। सविता खन्ना ने तुरंत कहा, श्रेया, तुम्हें उस बदमाश अभय राठौर ने बेवकूफ बनाया है। उसके पास एक लग्जरी कार और वॉशिंगटन पैलेस में पूरी इमारत कैसे हो सकती है? मैं उनके परिवार की स्थिति बहुत अच्छे से जानती हूँ। तुम यह नहीं जानती, लेकिन अभय राठौर के पिताजी कुछ दिन पहले बीमार पड़ गए थे और उसकी माँ ने पैसे उधार लेने के लिए मुझे कॉल किया था। अगर अभय राठौर के परिवार के पास सच में इतने पैसे होते तो वे मुझसे पैसे उधार लेने क्यों आते? जब श्रेया ने अपनी माँ की बातें सुनी तो वह थोड़ी अवाक रह गई। अभय राठौर की माँ सच में तुमसे पैसे उधार लेना चाहती थी? उसने अविश्वास से पूछा। यह कैसे झूठ हो सकता है? जैसे ही सविता खन्ना बोली, उसने अपना मोबाइल फोन निकाला और अपनी कॉल रिकॉर्ड खोली। जैसा कि उम्मीद थी, उनमें से एक रीटा राठौर का नंबर था। श्रेया तुरंत समझ गई, लैम्बोर्गिनी वास्तव में अभय ने किराए पर ली थी। इसके अलावा अभय के पास वॉशिंगटन पैलेस में कोई इमारत नहीं थी। वह बस वहाँ के कर्मचारियों से मदद मांग रहा था ताकि वे नाटक कर सकें। अभय बिल्कुल भी कोई दैवीय टाइकून नहीं था, वह तो एक पूर्ण कंगाल था। अगले दिन आसमान साफ था। अभय राठौर प्रेसिडेंशियल स्वीट में बिस्तर पर लेटा था और बेपरवाही से अपना फोन देख रहा था। मर्चेंट बैंक से सूचना, आपके खाते में 7,30,020 रुपए जमा हुए हैं। उसने बिना परवाह किए मैसेज हटाया और कुछ देर तक अपने फोन के साथ खेला। फिर वह धीरे धीरे बिस्तर से उठा और वेटर से एक शानदार भोजन परोसने के लिए कहा। भोजन के बाद ठीक 12:00 बज गए थे। अभय का फोन वाइब्रेट हुआ। लाल पैकेट दिखाई दिए। डिंग, बधाई हो, आपको 5 रुपए मिले हैं। डिंग, बधाई हो, आपको 3,000 रुपए मिले हैं। डिंग, बधाई हो, आपको 10,000 रुपए मिले हैं। डिंग, बधाई हो, आपको 3 रुपए मिले हैं। 1 मिनट बीत गया था। अभय को कुल 80,000 रुपए मिले, सब कुछ नकद। अभय का मुंह सिकुड़ गया। उसने थोड़ी देर आराम किया और फिर अपनी लैम्बोर्गिनी चलाकर जयपुर यूनिवर्सिटी गया। जयपुर यूनिवर्सिटी में यहाँ तक कि 2 लाख से 3 लाख रुपए की BMW या मर्सिडीज बेंज भी लोगों का ध्यान खींचती थी, और ये तो एक लैम्बोर्गिनी थी जिसकी कीमत लाखों में थी। कैंपस में एक इंजन की गड़गड़ाहट की आवाज ने तुरंत कई लोगों का ध्यान खींचा। सभी ने अपने फोन निकाले, छिपकर फोटो खींची और उन्हें टीबा और अपनी क्लास ग्रुप चैट पर अपलोड किया। जब अभय गाड़ी से बाहर निकला तो कुछ खूबसूरत लड़कियों की आंखें चमक उठी और वे एक साथ चिल्लाईं, वह कितना हैंडसम है। वह हैंडसम और अमीर था। वह उनके दिल में सही मायने में एक आदर्श पुरुष था। अभय को इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। उसने अपना फोन निकाला और एक नंबर डायल किया। थोड़ी देर बाद सिर के बाल पीछे की ओर किए हुए 30 साल का एक आदमी चलकर आया। आप ही अभय राठौर हैं, है ना? वह मुस्कुराया और अभिवादन किया। हाँ, मैं हूँ, अभय ने जवाब दिया। हाँ हाँ हाँ, मेरे छात्रों में एक और हैंडसम नौजवान, मैं तुम्हारा काउंसलर सूर्यकांत हूँ। चलो, मैं तुम्हें पहले तुम्हारी किताबें लेने ले चलता हूँ, फिर हम क्लासरूम में चलेंगे, सूर्यकांत ने कहा।
यह मानना पड़ेगा कि एक विश्वविद्यालय के शिक्षक और एक हाई स्कूल के शिक्षक के बीच बहुत बड़ा अंतर था। हाई स्कूल के शिक्षक हमेशा सख्त और गंभीर होते थे, जिससे छात्रों को लगता था कि शिक्षक उनसे बहुत बड़े थे। वहीं विश्वविद्यालय के शिक्षक लोगों को ज्यादा आरामदेह महसूस कराते थे। जैसे ही सूर्यकांत चल रहे थे, उन्होंने कैंटीन और स्टेडियम के बारे में बताया। उन्होंने यह भी बताया कि प्रेमिका कैसे बनानी है। अभय को यह सोचे बिना नहीं रह सका कि यह एक शिक्षक है या एक अच्छा दोस्त। थोड़ी देर बाद अभय ने अपनी किताबें ली और क्लासरूम में गया। सूर्यकांत ने पीछे की पंक्ति में बैठे 3 लोगों की ओर इशारा किया और कहा, अभय, ये तीनों तुम्हारे रूममेट होंगे। तुम लोगों को मिल जुल कर रहना है। मुझे अभी कुछ काम है, इसलिए मैं पहले जा रहा हूँ। वे तीनों अपने नए रूममेट अभय के बारे में बहुत उत्सुक थे। मैं सोहेल हूँ। तुम बुरे नहीं हो यार, तुम लंबे और हैंडसम हो। तुम बास्केटबॉल खेलना जानते हो, है ना? लंबे और मजबूत आदमी ने पूछा। अभय ने कहा, मैं थोड़ा बहुत जानता हूँ, लेकिन मैंने बहुत समय से नहीं खेला है। कोई बात नहीं, जैसे जैसे हम खेलेंगे तुम्हें आदत हो जाएगी। इसके अलावा बास्केटबॉल खेलकर लड़कियों को आकर्षित करना आसान है। शायद एक दिन कोई लड़की तुमसे तुम्हारा व्हाट्सएप नंबर मांगे। सोहेल हंसा। मोटा आदमी खुशी से बोला, मैंने सोचा था कि हमारे डॉर्म 104 में सिर्फ हम 3 ही हैं। अगर ऐसा होता तो यह एक पूरा कोलाज जीवन नहीं होता। यार, तुम यहाँ हो, ये बहुत अच्छा है। वैसे मेरा नाम जरीन है। काले चश्मे वाला आदमी बोला, मेरा नाम मनीष है। उसके तीनों रूममेट बहुत उत्सुक थे। स्कूल के बाद उन्होंने अभय को उसकी रोजमर्रा की जरूरत की चीजें खरीदने में मदद की और उसका बिस्तर लगाया। वे रात के 8 बजे तक व्यस्त रहे। अभय उन्हें एक दावत देना चाहता था, लेकिन वे तीनों अपनी हमेशा की जगह पर बारबेक्यू खाने के लिए उत्साहित थे, इसलिए अभय ने उन्हें मजबूर नहीं किया। यह जयपुर यूनिवर्सिटी के बहुत करीब एक बारबेक्यू स्टॉल था। मालिक लगभग 40 साल का था और उसकी हरकतें बहुत कुशल थीं। मांस बाहर से कुरकुरा और अंदर से नरम था। हिस्से भी बड़े थे। जरीन ने सीधे एक भुने हुए मांस की सींक अपने मुंह में डाली और खुशी से कहा, स्वादिष्ट। सोहेल ने अपना गिलास उठाया और कहा, अभय, डॉर्म 104 में तुम्हारा स्वागत है। आज से हम चारों भाई हैं। आज जब तक हम नशे में नहीं हो जाते, हम नहीं जाएंगे। सही बात है, जब तक हम नशे में नहीं हो जाते तब तक हम वापस नहीं लौटेंगे, जरीन चिल्लाया। जरीन ने सीधे एक भुने हुए मांस की सींक अपने मुंह में डाली और खुशी से कहा, स्वादिष्ट। सोहेल ने अपना गिलास उठाया और कहा, अभय, डॉर्म 104 में तुम्हारा स्वागत है। आज से हम चारों भाई हैं। आज जब तक हम नशे में नहीं हो जाते, हम नहीं जाएंगे। सही बात है, जब तक हम नशे में नहीं हो जाते तब तक हम वापस नहीं लौटेंगे, जरीन चिल्लाया। अभय, स्वागत है, मनीष ने कहा। धन्यवाद। अभय ने अपना गिलास उठाया। फिर उन चारों ने एक ही बार में शराब पी ली। सोहेल ने कहा, अरे अभय, तुम्हारी शराब पीने की क्षमता बहुत अच्छी है। आओ एक और हो जाए। अभय ने प्रस्ताव को मना नहीं किया और एक और गिलास पी लिया। फिर वे दोनों शराब पीते रहे। थोड़ी देर बाद सोहेल को हिचकी आई और उसका पूरा चेहरा टमाटर की तरह लाल हो गया। दूसरी ओर अभय ने जैसे अभी अभी कुछ बोतलें मिनरल वाटर की पी हों, उसमें कोई बदलाव नहीं था। जरीन हैरान था। अभय, तुम्हारी शराब पीने की क्षमता बहुत अच्छी है। मैं भी तुम्हारे साथ कोशिश करूंगा। कुछ गिलास के बाद अभय ने अभी भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। जरीन का सिर पहले से ही थोड़ा चक्कर खा रहा था। उसने मनीष के पेट में मारा और कहा, सिर्फ खाने के बारे में मत सोचो, अभय के साथ शराब भी पियो। मनीष ने सींक नीचे रखी और कहा, अभय, हम भी एक साथ पीते हैं। असल में अभय उन्हें कम पीने की सलाह देना चाहता था, हालांकि वे मजे में थे और पीना बंद नहीं कर सकते थे। इसलिए अभय ने उन्हें और मनाने की कोशिश नहीं की। आखिरकार वे सभी युवा थे। अगर उन्होंने बहुत ज्यादा पी ली तो वे वापस जाकर एक रात के लिए लेट सकते थे। अगले दिन वे निश्चित रूप से फिर से जिंदा और ठीक हो जाएंगे। जब जरीन, मनीष और सोहेल ने इतना पी लिया था कि उनके सिर घूम रहे थे और वे जमीन पर गिरने वाले थे, तो अभय का भाव हमेशा की तरह ही रहा। उसने बेपरवाही से एक सींक अपने मुंह में डाली। ठीक तभी श्रेया खन्ना, जो अभी अभी एक ग्राहक के साथ खाना खाकर निकली थी, संयोग से वहां से गुजरी। उसने अभय को सड़क किनारे के स्टॉल पर शराब पीते और खाते हुए देखा। वह रुक गई और मुंह बनाकर बोली, अभय, तुम सड़क किनारे के स्टॉल पर क्यों खा रहे हो? कल जब सविता खन्ना ने कहा था कि अभय का परिवार बहुत गरीब था, तो श्रेया को अभी भी थोड़ा शक था। इस वक्त उसने उस शक को पूरी तरह से पीछे छोड़ दिया था। अगर अभय के पास सच में एक लैम्बोर्गिनी और वॉशिंगटन पैलेस में पूरी इमारत होती, तो वह सड़क किनारे का बारबेक्यू क्यों खाता? यह असंभव था। एकमात्र जवाब यह था कि अभय हमेशा एक गरीब था। मैं क्या खाता हूँ, इससे तुम्हें क्या लेना देना? अभय ने त्योरी चढ़ाई। अभय को इस आत्मधर्मी और घमंडी महिला से सच में नफरत थी। अब जब वह उसके साथ मजाकिया लहजे में बात कर रही थी, तो अभय स्वाभाविक रूप से उसके प्रति अच्छा नहीं होगा। श्रेया ने मुंह बनाकर कहा, हाँ, ये मेरे काम का नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। एक व्यक्ति को अपनी क्षमताओं के अनुसार ही काम करना चाहिए। सीना फुलाने से केवल एक व्यक्ति बदसूरत लगता है। उस वक्त जब श्रेया को पता चला कि अभय के पास एक लैम्बोर्गिनी थी और वॉशिंगटन पैलेस में एक इमारत का मालिक था, तो उसे बहुत पछतावा हुआ था। यहाँ तक कि उसने उसके बाद के दिनों में रो रो कर रातें भी काटी थी। अब जब श्रेया ने ये बातें कही, तो उसे बेहद आरामदायक और शांत महसूस हुआ। वह इस बात से खुश थी कि वह उस वक्त बुद्धिमान थी और एक गरीब व्यक्ति से धोखा नहीं खाया था। फिर श्रेया ने अपनी गर्दन उठाई और आगे बढ़ गई। अभय ने उसकी पीठ की ओर देखा और मुंह बनाकर कहा, इससे कोई समस्या है? फिर उसने उन 3 लोगों को थपथपाया जो पूरी तरह से नशे में थे और कहा, क्या तुम चल सकते हो? चलो वापस छात्रावास चलते हैं। अगले दिन सूरज की रोशनी चमक रही थी। अभय राठौर अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था, अपने फोन से खेल रहा था। वह कभी कभार खिड़की के पास उड़ रही गौरैया को दिखता था।
इस वक्त मनीष ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसने अपना चक्कर खाता सिर मला और धीमी आवाज में कहा, भाइयों जागने का समय हो गया है। ठीक है, अभय ने जवाब दिया और तुरंत बिस्तर से उठ गया। अभय, मैं शायद ही किसी की तारीफ करता हूँ, जरीन ने कहा, लेकिन मुझे कहना पड़ेगा कि मैं तुम्हारी तारीफ करता हूँ। कल हमने बहुत ज्यादा बियर पी थी, है ना? तुमने सच में हम तीनों को नशे में कर दिया, लेकिन तुम तो बिल्कुल ठीक थे। अभय स्वाभाविक रूप से ठीक था। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह बिना नशे के 1000 गिलास पी सकता था। अभय, क्या तुम नॉर्थ ईस्ट से हो? तुम इतनी ज्यादा पी सकते हो? सोहेल ने कहा। नॉर्थ ईस्ट? अभय हंसा। मैं मुंबई से हूँ। ठीक है, जल्दी करो और उठो। उनमें से कुछ ने थोड़ी देर तक हिचकिचाहट दिखाई, फिर आखिरकार वे